सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपको साथ सहरिश सुहेब और मेरे साथी एंकर मौजूद हैं मोहम्मद कामरान। सेनेट की 48 नशिस्तों के लिए पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है, बल्कि अगर 37 नशिस्तें कहें तो दुरुस्त होगा, क्योंकि पंजाब की 11 नशिस्तों का फैसला पहले ही हो चुका है। सिंध की 11, खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान की 12 नशिस्तों के लिए इस वक्त उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन सबकी नजरें कामरान इस्लामाबाद की नशिस्त पर। बिल्कुल, और इस नशिस्त पर यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख मद्दे मुकाबिल हैं। इस एक नशिस्त के लिए ऑपोजिशन और हुकूमत ने पूरा जोर लगा रखा है। सुबह से अब तक कौमी असम्बली में बेशतर रहनुमा आए और गए, लेकिन जो मनाजिर हम वजीर आजम की आमद पर देखे वो अलग ही। खान साहब ने एंट्री दी और सारे ऐवान की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली। वजीर आजम की पर्सनालिटी की बात की जाए तो उसमें वही रिवायती कशिश दिखाई देती है। बिलावल भुट्टो की ऐवान में दिखाई दी है वो भी, और उन्होंने भी वोट कास्ट किया और अपने वो मौजूद रहे वहां पर। बिल्कुल, अलबत्ता इस सारी सूरत हाल में कामरान असल ट्विस्ट गुज़श्ता रात सामने आया, जब पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की एक वीडियो और एक ऑडियो रिलीज हुई और अली मूसा गिलानी और पीटीआई के एमपीएस को वोट ज़ाया करने के तरीके बताए जा रहे थे। उस वीडियो में नासिर हुसैन शाह की भी ऑडियो सामने आई और पीटीआई अरकान को वो ऑफर्स कर रहे थे। ये दोनों वीडियोस हम आपको दिखाएंगे भी, लेकिन इन वीडियोस के सामने आने के बाद सूरत हाल टोटली चेंज हो गई है। और हमने ये भी देखा, कल फवाद चौधरी वफ्द को लेकर इलेक्शन कमिशन पहुंच गए। वहां पर उन्होंने बोला कि भाई यूसुफ रजा गिलानी को ना अहल किया जाए, वो इखलाकी तौर पर जवाब दिया उनका इलेक्शन लड़ने का, उनको वोट खरीदने के जुर्म में ना अहल करार दिया जाए और बाकी इलेक्शन वैसे स्मूथली होना चाहिए, लेकिन वो इखलाकी तौर पर अहल नहीं रहे। अलबत्ता इस हवाले से कोई फैसला तो सामने नहीं आया। आज ये इलेक्शन हो रहा है, हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान हम ये मुकाबला है। ठीक है, इस वक्त उमर हयात भी हमारे साथ मौजूद हैं, कौमी असम्बली के बाहर वो मौजूद हैं। कौमी असम्बली में क्या हलचल है, क्या इस वक्त मनाजिर है वहां पर, सबसे पहले उनसे वो मालूम कर लेते हैं। उमर, बताइएगा कौमी असम्बली में कौन कौन आ चुका है, किस किस की आमद मुतवक्के है, हलचल है? बिल्कुल जी, इस वक्त असम्बली के ऐवान में हलचल मौजूद है। हालांकि बार बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि जिन अराकीन ने वोट कास्ट कर लिया है वो यहाँ से बाहर चले जाएं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कौमी असम्बली में जो है वो अराकीन कौमी असम्बली की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इसके साथ साथ जो कैंडिडेट है यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख, वो भी मौजूद हैं। इस वक्त जो एक यकीनी तौर पर हम ये देख रहे हैं, सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और ये इकट्ठे जो है वो खड़े हैं और तस्वीरें जो है वो बनाई जा रही हैं। सूरत हाल जो है यकीनी तौर पर जो इस वक्त अगर देखा जाए तो अराकीन जो है वो अपने वोट कास्ट करके कास्ट कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने अपना वोट कास्ट कर लिया है और काफ़ी गहमी हमें ऐवान में नज़र आ रही है। हमने ये देखा कि बिलावल भुट्टो जब ऐवान में आए और उनके ऐवान में आने पर जो है वो नारेबाजी की गई पीपी अराकीन की जानिब से और अपोजिशन अराकीन की जानिब से, और फिर उसके बाद जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ऐवान में आए वोट डालने के लिए तो उस वक्त हुकूमती जो डेस्क थे, हुकूमती अराकीन ने जो है वहाँ जो है नारेबाजी की। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि ऐवान में थोड़ा सा माहौल थोड़ा गर्म हुआ और पीटीआई के अराकीन के नारेबाजी के जवाब में पीपी अराकीन ने भी नारेबाजी की। अब जब शहबाज शरीफ ऐवान में आया तो उनका भी जो है इस्तकबाल किया गया ओपोजिशन अराकीन की जानिब से, और ये एक सिलसिला जो है अपने कायद को जो है वो खराज तहसीन पेश करने के लिए जो अराकीन है वो नारेबाजी भी करते हैं और इसके साथ साथ जो है वो डेस्क भी बजाते हैं। अब जो सूरत हाल इस वक्त की है वो यकीनी तौर पर जो पोलिंग का अमल है जारी है। शाम 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा। अराकीन कौमी असम्बली जो है वो फर्दन आकर अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं और एक जमहूरी अमल जो है वो यकीनी तौर पर मुकम्मल हो रहा है और सेनेट का इलेक्शन है। और लेकिन सबसे बड़ा मार्का सेनेट इलेक्शन का वो वफाकी दारुल हुकूमत में हो रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें कि यहाँ पर 341 कुल अरकान इस वक्त मौजूद हैं और उनमें से 340 अरकान जो है वोट कास्ट करेंगे। जमात इस्लामी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो इन सेनेट इलेक्शन में जो है वो न्यूट्रल रहेगी। जमात इस्लामी का सिर्फ एक रुकन है मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली जो न्यूट्रल रहने की जिन्होंने दावा किया कि वो न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन जब 340 अराकीन की हम बात करते हैं तो 340 अराकीन जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और अब ये शाम 5 बजे पता चलेगा कि क्या पूरे के पूरे 340 अराकीन ने
अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है, या फिर कुछ अरकान जो है वो आज के दिन भी यानी इस अहम मौके पर जो है वो गैर हाजिर रहे हैं। और इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। सभी जोगदर जोक आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट करके जा रहे हैं। बैलेट बॉक्स में बैलेट पेपर डाला जा रहा है, मनाजिर में आप देख भी सकते हैं। और इससे पहले शहबाज शरीफ भी आ चुके हैं, बिलावल भी आ चुके हैं और इमरान खान भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। लेकिन बड़ी हैरत की बात है, जहाँ पे हम ये देख रहे हैं वाने बाला का यहाँ मैदान जो कि सजा है, तो कामरान कुछ रहनुमा कुछ अरकान गायब भी हैं इस मौके पर। यह बड़ी हैरत की बात है। कहा जाता है एक एक वोट कीमती है और ऐसे मौके पर गायब होना। जी बिल्कुल। और अब ये पोलिंग का अमल 5 बजे तक जारी रहेगा। अब देखना यह है कि जिन गायब अरकान की आप बात कर रही हैं, क्या 5 बजे तक वो अरकान आ जाते हैं तो यकीनन एक तकवीयत होगी। एनीहाउ इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान वोट कास्ट कर चुके हैं। अब से कुछ देर पहले हमने मनाज़िर देखे, ख्वाजा साद रफ़ीक भी पहुंचे थे वोट कास्ट करने के लिए। उनसे पहले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी वोट कास्ट कर दिया, बिलावल भुट्टो ने भी वोट कास्ट कर दिया है। जो इंपॉर्टेंस दी जा रही है अब यूसुफ रज़ा गिलानी की, अगर जीत होती है तो एक बहुत से सवालात भी उठेंगे। अब जाहिर बात है गुज़श्ता रोज़ जो वीडियोज़ और ऑडियो मैसेजेस जो सामने आए थे, उसके बाद अगर जीत की सूरत में क्या सूरत हाल होगी, क्या इलेक्शन को चैलेंज कर दिया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब हैं, एडिटर इन चीफ हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब आपके वक्त का। शाहिद जितोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं कराची के, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और शाहिद रिंद साहब एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया शाहिद रिंद साहब आपके भी वक्त का। नज़ीर लगारी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। शाहिद साहब, नज़ीर साहब, अब गुज़श्ता रोज जो वीडियोस सामने आई, ऑडियोज भी सामने आई, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस भी हमने देखे, तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन से एक दिन पहले इन चीजों का सामने आना, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको भी मैं ट्रेजरी बेंच की बुखलाहट कहूँगा। कोई ऐसी बात नहीं थी। अगर कोई एक मेंबर किसी दूसरे मेंबर से ये कह रहा है कि आप वोट कास्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना वोट कैंसिल कर सकते हैं, इतनी सी बात है। और वो भी जाहिर नहीं है कि कौन है, किन से बात हो रही है और वो जो सामने वो कौन है। ये तो उन्होंने खुद जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हाँ मैं था और मैं उनको ये बता रहा था। वो ये कह रहे थे कि अगर हमारा ज़मीर नहीं है कि हम अपने उम्मीदवार को वोट दें तो हम क्या करें। तो उन्होंने कहा आप अपना वोट कैंसिल कर सकते हैं। इसमें ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए वो भागे और दौड़े। वो जिस तरह से उन्होंने दौड़ लगाई हुई है हुक्मरानों ने और वजीरों ने कि जनाब दौड़ते हैं और पहुंच जाते हैं इलेक्शन। देखिए 5 करोड़ 10 करोड़ की बातें भी सुनी हमने। नहीं, इसमें कहा 10 करोड़ 5 करोड़ की, वो तो पैसे की तो बात उसको इनकार किया है उन्होंने। नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि मेरी आवाज नहीं है, मैंने बात नहीं की है। ये तो फोरेंसिक होगा तो पता चलेगा ना। नहीं, फोरेंसिक होगा तो पता चलेगा। हम उससे पहले हम कैसे कह देंगे वहाँ इंतजाम सही है? हम तो दोनों सूरत हालों पे बात कर रहे हैं ना। दोनों सूरत हाल। अगर नासिर हुसैन शाह की बात है तो मैं उनकी आवाज पहचानता हूँ, आप भी उनकी आवाज पहचानती हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि उनकी आवाज है। अगर फोरेंसिक रिपोर्ट में आ जाता है उनकी आवाज है तो उनके ऊपर इल्जाम लगेगा। लेकिन लगारी साहब एक और सवाल यहाँ पे ये उठता है कि वोट कास्ट करने तक तो अपने हक में कहना ठीक है, लेकिन वोट को मुअत्तल करना या गलत तरीके से वोट डालना, क्या ये इसकी ना तो आईन मना करता है ना कानून मना करता है। इलेक्शन कानून में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। जानबूझ के वोट आप गलत कास्ट कर सकते हैं इसलिए कि आप अपने उम्मीदवार को नहीं देना चाहते हैं। अगर आप देते हैं तो वो जीत जाएगा, उसको देना ही नहीं है। तो जाइए सर कि इस पार्लियामेंट के इस कौमी असम्बली के बहुत से अरकान जो हैं वो वजीर खजाना से बुरी तरह नाराज। उन्हें पता है हमारे लिए मुसीबत के तौर पर नाजिल हुए हैं इस मुल्क के अंदर, और वो कैसे उसके लिए कहेंगे कि जनाब। और देखना बहुत से लोग जो हैं वो अपने आप को एब्सटेन करें, वोट नहीं दे रहे हैं। अभी भी हम चीखें मार रहे हैं और लोग कह रहे हैं जी नहीं पहुंचे अरकान कौमी असम्बली। अब इस वक्त टाइम ये हो चुका है, इस वक्त तक पोलिंग खत्म हो जानी चाहिए थी। 340 वोट के होते ही कितने हैं और इतने प्रोटोकॉल वाले वोट हैं वो तो जल्दी जल्दी हो जाने चाहिए थे। तो अभी तक नहीं पहुंचे हैं का मतलब ये है कि ये सूरत हाल तो है सामने के लोग नाराज। लेकिन बात है कि लगारी साहब जो 3 साल पहले की सूरत हाल थी वही अब है, कुछ मुख्तलिफ नहीं है। हालांकि राय भी आई सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद भी वो खास इक़दाम हमें नजर नहीं। राय थी, वो हुक्म नहीं था। नंबर 1 राय की बात कर वो नहीं, एक बात नहीं है। राय है, हुक्म होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आइन के अंदर लिखा हुआ है कि सीक्रेट बैलेट होगा, उसको किसी तौर पर भी आप बाहर नहीं कर सकते हैं, उसको जाहिर नहीं कर सकते हैं। अगरचे सुप्रीम कोर्ट का ये राय है, ये मशवरा है, लेकिन ये मशवरा अयूब खान के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस AR कॉर्नलिस ने दिया था और ये कहा था कि चूंकि वो BD मेंबरान जो थे फातिमा जिन्ना के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा था अयूब खान,
तो उन मेंबरान की वोटों पर नजर रखने के लिए उन्होंने मैं यही आपको कह रही हूँ कि जो राय है उसमें ये भी कहा गया है ना कि आप शफाफ इलेक्शन के लिए इकदाम करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मशवरा दिया गया है। अब रिगिंग का जब शोर पहले भी मचता रहा है तो खास इकदाम उस तरीके से हमें नजर नहीं आए। इस पर खैर मजीद भी बात करेंगे, आपकी राय में आपसे लूंगी। हमें दीगर मेहमान भी ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे सीनियर एंकर पर्सन है जमील फारूकी, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि गुलाम मुर्तजा इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और सेनेटर पीपल्स पार्टी ज्ञान चंद साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले शाहिद जतोई साहब अब आपकी तरफ आ जाती हूँ, आप खामोश बैठे हैं, मुझे बताइएगा ये जो मिठाइयाँ बट गई हैं, कभी कभी मिठाई पहले बांटना नुकसानदेह भी हो जाता है, फिर बात वैसे बन नहीं पाती, भी शर्मिंदगी होती है। ओवर कॉन्फिडेंस कहें इसको। जी, सिंध असम्बली में लोगों को मिठाई खाने के लिए मिल गई है। सिंध असम्बली आए के लोगों ने मिठाई बांटी है और उनका कहना ये है कि हम जो है मतलूबा सीटें ले लेंगे, ना सिर्फ सिंध में 5 सीटें लेंगे अपोजिशन, बल्कि मरकज़ में भी कौमी असम्बली में भी हफीज़ शेख जो हैं वो फतह हासिल करेंगे। इसलिए मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और जश्न मनाया जा रहा है। आप देखें 5 बजे क्या रिज़ल्ट निकलता है। ये मिठाइयाँ जो हैं वो ठीक बांट रहे थे नहीं, तो कुछ मालूम हो सका है वो जो 3 MPs जो कि बताया गया था कि गायब हो गए, और उसके बाद जो पूरा वो शोर मचा, ख़ियाबान शमशेर पे उनकी लोकेशन लास्ट आई, फिर कहा गया एक तो बोला कि भी बकरे थोड़ी हम जिन्हें कोई भी अगवा करके ले जाएगा, फिर 2 का बिल्कुल पता नहीं चल पाया। करीम बख्श तो पहुंच गए हैं और उन्होंने पौरी स्टाइल में बता भी दिया, तो बाकी जो 2 हैं उनका क्या खबर है? MPs के झुरमट में मौजूद हैं वो, बाकी दोनों भी पहुंच गए हैं। अभी सुबह जो है वो असलम अबड़ो साहब का स्टेटमेंट आया है कि मैं पीपल्स पार्टी को वोट दूंगा। उन्होंने सुबह सहाफ़ियों से बात की है और शहरयार शर जो हैं वो सुबह वोट कास्ट करके जा चुके हैं और उसमें कोई अबहम नहीं है। शाहिद साहब, अब मैं आपको भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से मैंने एक सवाल उठाया, अगर वो जीत जाते हैं, अब वीडियोस जब सामने आई हैं, ऑडियो मैसेजेस भी सामने आ चुके हैं, तो मुतनाज़े क्या चीज़ें आप समझते हैं कि जब रिजल्ट अगर उनके हक में आ गया तो उसके बाद इलेक्शन कलदम होने की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियोस मौजूद हैं खरीदो फरोख्त के हवाले से? देखिए, इलेक्शन कलदम होने की बात तो कबल अज़ वक्त हम करेंगे, क्योंकि ये फैसला या तो इलेक्शन कमीशन कर सकती है या अदालत कर सकती है। लेकिन जो सूरत हाल बनी है, जैसे लगारी साहब थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ये आइन इसकी इजाज़त देता है, वोटर को कानून उसकी इजाज़त देता है कि वो अपना वोट रिजेक्ट कर सकता है। ये पहली बार नहीं हुआ, ये प्रैक्टिस होती आई है, लोगों ने की है। लेकिन अब चूंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, इससे पहले एविडेंस नहीं मिलता था, अब एविडेंस मिल रहा है। दूसरी बात, हम ये जो कल वीडियो आने से पहले बीइंग अ जर्नलिस्ट जिन चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे, सबसे बड़ी जो 2 चीज़ें थी वो यही थी कि कितने लोग अपना वोट एब्सटेन करेंगे और कितना रिजेक्ट वोट का फैक्टर होगा। इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वोट लिए हैं, उतने ही वोट लेने हैं हफीज़ शेख साहब ने सेनेटर बनने के लिए। अब इस वक्त अगर उनमें से 4 वोट भी कम होते हैं, 2 भी कम होते हैं, चाहे हफीज शेख साहब जीत जाते हैं, वो जो चीज़ होगी वो PDM हासिल करना चाहती है। और जो सूरत हाल पंजाब में हुई, कल बलूचिस्तान में काफ़ी हद तक सिचुएशन को कंट्रोल किया हुक्मरान इत्तेहाद ने। सिंध और KP बहुत मैटर करेंगे, जैसे शायद जतोई साहब कह रहे थे, जो 3 MPs का हमने सिस्टम देखा। जो मेरी ज़ाती राय है, 3 MPs जो मंजर-ए-आम पर एक दिन कब लाए, वो इसलिए आए या लाए गए कि कुछ और MPs को ये स्ट्रेंथ देनी थी कि आप हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स पॉलिटिकल पार्टियां करती रहती हैं, इसमें ये सारा कुछ होता है जो शोर शराबा कल हमने असेंबली में देखा। लेकिन जो बात हो रही थी कि जी इलेक्शन कमीशन पे आप बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने राय दी कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीरियल नंबर्स लगाते हैं जो सारा कुछ। देखें, 8 से 10 दिन का टाइम होता तो फिर कुछ हो सकता था। 48 आवर्स में इलेक्शन कमीशन के लिए भी ये बेस्ट पॉसिबल नहीं था। वो तो ये बोले थे आप 2 घंटे दें, हम बैलेट पेपर छाप देते हैं, ऐसी क्या बात है? आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक अलग राय है और वोट को ट्रेसेबल बनाना एक अलग मामला है। वोट ट्रेसेबल करने का कोई हुक्म मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में नहीं देखा। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि आप करप्शन की रोकथाम के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसकी मजीद एलोब्रेशन इलेक्शन कमीशन की ठीक है, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। जमील, मुझे आप ये बताइएगा, आपने इससे पहले भी इलेक्शन होते देखे हैं सेनेट के, जितना तवज्जो का मरकज ये वाला इलेक्शन है, जितनी कंट्रोवर्सी हो गई है, जितनी वीडियोस ऑडियो आ गई हैं, जितना जोर लगाया गया है, कैसा देख रहे हैं आप माहौल बनता आज? जी बहुत शुक्रिया सैरिश। 2015-2018 के जो लेटेस्ट सेनेट पोल्स थे वो हमारी नज़रों से गुजरे। ना तो इतनी वीडियोस मार्केट होती थी, मैं मार्केट का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में वीडियोस मार्केट होना चैलेंजिंग भी है और तर्ज़ सियासत भी बन चुका है।
तो वीडियोस का आना इतना ज़्यादा नहीं होता था, अब उसका थ्रेशोल्ड बढ़ गया है। हमें एक चीज़ पर नज़र डालनी होगी कि सेनेट जो है अपर हाउस कहलाता है, और हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो ब्रिटेन डेमोक्रेसी की कॉपी है। यानी यहाँ पर अपर हाउस यानी ऐवान बाला की अपनी एक अहमियत होती है, और अपर हाउस का किरदार ये है, सबसे बड़ा किरदार ये है कि जो सेनेटर्स मुंतखब होकर आए वो चेक रखें कि जिन्होंने उनको सेनेटर मुंतखब किया है उनके एमएनएज या एमपीएज अपने हलकों में, अपने इलाकों में कोई इम्बैलेंस तो क्रिएट नहीं कर रहे। वो ये चेक रखें कि उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कोई अपर हाउस मौजूद है। ये एक्चुअली जो अपर हाउस है उसका तकद्दुस है जो कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी में होता है, और पाकिस्तान में अफसोस के साथ इसको खरीदो फरोख्त की नजर कर दिया जाता है। अब 3-4 सवालात बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि वीडियो आई और वीडियो के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया, बड़ी अच्छी बात है, नोटिस लेना बड़ी जबरदस्त बात है। लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला? अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला? आपने क्या रिजल्ट निकाला? इसके बाद ये वीडियो आने के बाद अगर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है एंड इन केस यूसुफ रजा गिलानी साहब जीतते हैं तो हुकूमत के पास एक लॉजिकल रीजन मौजूद होगी कि वीडियोस आई थी, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था, हुआ कुछ नहीं था, उम्मीदवार को नाअहल करार नहीं दिया गया, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वैलिड रीजन होगी। दूसरा अहम सवाल कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पता था, ये पता था कि 2021 में आप सेनेट पोल्स की तरफ जा रहे हैं, तो आपने ओपन बैलेटिंग के हवाले से 2018 में ही बात क्यों नहीं की? आपने 1.5-2 महीना पहले बात करके आज फिर दोबारा से आप वही जो सीक्रेट बैलेटिंग है उसकी तरफ जा रहे हैं। और उससे बड़ा सवाल यह है कि जिसने बिकना है उसने बिकना है, चाहे ओपन बैलेटिंग हो, सीक्रेट बैलेटिंग हो, जिसने वोट जाया करना है उसने करना है, उसको आप कैसे रोकेंगे? तो अब ये क्रिकेट ग्राउंड नहीं है जहां पर थर्ड अंपायर बिठा लेने से आप अंपायरिंग को चेक एंड बैलेंस के जरिए कंट्रोल कर सकेंगे। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी को हैंडल करने के लिए, इस पर चेक रखने के लिए तमाम इदारों को उतना ही नीयत का साफ होना चाहिए और उन पर चेक रखने वालों को भी उतना ही नीयत का साफ होना चाहिए। असल में लीक होल्स या लूप होल्स खुद छोड़े जाते हैं ताकि किसी को बेनिफिट मिले और किसी को उसका नुकसान हो। इन केस अगर अब्दुल हफीज शेख साहब लेस मार्जिन से भी जीतते हैं, कम मार्जिन से भी जीतते हैं, तो ये पीटीआई की फतह नहीं होगी। और अगर इन केस यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाते हैं तो पीटीआई अपने मंशूर का 80% डबो देगी इस सारी सियासत के अंदर। उसकी वजह यह है कि जब आप लेजिस्लेट नहीं कर पाएंगे, जब आप कानून साजी नहीं करवा पाएंगे, जब आपका सबसे बड़ा पॉइंटर मंशूर का यह था कि आपने लूटी हुई रकम वापस लानी है, उसके ऊपर आप कानून साजी नहीं करवा पाएंगे, तो आपने 2.5 साल गुजार लिए, तो अगले 2.5 साल भी आपके किसी काम के नहीं होंगे। तो इस सारी सूरत हाल में विन विन सिचुएशन उसकी होगी जो अपने मंशूर पर अमल दरामद करा पाएगा। और पीटीआई मुझे लगता यह है। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा कि हमारे साथी एंकर इस वक्त मुदस्सिर इकबाल सिंध असेंबली के बाहर मौजूद हैं, उनसे इस वक्त सिंध असेंबली की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो मालूम कर लें। मुदस्सिर बताइएगा, हमने देखा था 2018 के इलेक्शन में जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त एमक्यूएम के जो अरकान थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गाड़ियों से बरामद हुए थे। इस बार भी कुछ ऐसी सूरत हाल हमें देखने को मिली? कामरान, नहीं, इस बार थोड़ा मुख्तलिफ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बार बड़ी जमात है अपोजिशन में, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जिसकी आप बात कर रहे हैं, पिछली बार वो तो रात गए चीज़ें सामने आना शुरू हो गई थी कि कुछ लोग जो हैं वो अपने घरों में भी नहीं हैं, उनसे राब्ते भी नहीं हो रहे। लेकिन अब की बार जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग आए हैं, वो तमाम के तमाम 21 मेंबरान वो आए हैं एक ही गाड़ी में वोट डालने के लिए। अब एक गाड़ी तो एक थी, नारा भी एक था कि वोट अपने ही मेंबर को डालेंगे, लेकिन जब वोट निकलेंगे तो फिर मालूम होगा कि क्या वाकई वो वोट फैसल सब्ज़वारी साहब के लिए थे या नहीं थे। क्योंकि सवाल सबसे बड़ा अहम ये है जिसकी जानिब शायद थोड़ा कम बात हो रही है सिंध असेंबली में, वो है जीडीए। राशिदी साहब जो हैं वो इलेक्शन खुद लड़ रहे हैं और इस पर उनके अपने मेंबर्स भी पूरे नहीं, उनके पास 14 सीट्स हैं। उनको सबसे ज़्यादा अपोजिशन के लोगों से हिमायत चाहिए। तो अपोजिशन में अगर बात की जाए तो ख़ुद पीटीआई के 2 मेंबरान तो सुबह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गाड़ी में आ चुके हैं। अब सिचुएशन क्या बन रही है और अब वोट कितने हो चुके हैं? इरशाद संजरानी सुबह से हमारे सीनियर रिपोर्टर वो मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। इरशाद, सबसे अहम सवाल ये हो रहा है कि सदरुद्दीन राशिदी साहब वो जीडीए से खुद मेंबर के तौर पर आ गए हैं सेनेट के लिए, वोट उनके पास कम है, एमक्यूएम के पास अपने मेंबर पूरे हैं। तो क्या एमक्यूएम अपने वाकई मेंबर्स जितवा लेगी या पिछली बार की तरह कुछ जादू हो जाएगा?
देखिए मुदस्सिर, इस वक्त जब हम बाहर खड़े हैं मौसम भी बहुत गर्म है और अंदर ऐवान का मौसम भी बहुत गर्म है और 168 का ऐवान है और सिंध असम्बली में और 11 नशस्तें हैं। इसमें पीपल्स पार्टी भी मैदान में, MKM, GDA और PTI वाले भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो चमक होती है उसकी जो है हमें हर जगह से खुशबू आ रही है और पीपल्स पार्टी के जो मुख्तलिफ जो रहनुमाओं से भी हमारी बात हुई है। अंदरूनी खाना MKM वाले भी उनके साथ जो है सरप्राइज़ देने के लिए और दीगर जो है PTI वाले भी 3 जो अरकान सामने आए थे। लेकिन करीम बख्श गबोल अब से थोड़ी देर कबल उनको बाकायदा घेरे में लेकर लाया गया है। लाया तो घेरे में गया है, अब क्योंकि सीक्रेट बैलेट है बड़ा सरप्राइज़ वो दे सकते हैं। विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं करीम बख्श गबोल। और जहाँ तक आपने बात की कि MKM की बात है, उनके आपस के इख्तलाफात हैं और जो अभी तक मेरे जो ज़राए बता रहे हैं कि ख्वाजा इजहार और जो फैसल सब्जवारी हैं और फिर वहाँ पर जो उनके कन्वेनर है खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, राब्ता नहीं है। मुदस्सिर, आप और इरशाद संजरानी हमारे साथ ही रहिए, आपसे मजीद भी हम यहाँ की सूरत हाल जानते रहेंगे। सेनेटर ज्ञानचंद साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ज्ञानचंद साहब, सारी सूरत हाल आपके सामने, आप भी सेनेटर हैं। ये जो मामला है अभी इस इलेक्शन को मजीद शफाफ बनाने के लिए इक़दाम करने का, राय सुप्रीम कोर्ट की भी आपके सामने है। अब फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम तो नोट सीक्रेसी के साथ छाप लेते हैं, 1600 बैलेट पेपर छापना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये वक्त कम था और इक़दाम नहीं कर पाए। अब ये कितना वैलिड होगा ये रीजन देना इलेक्शन कमीशन की तरफ से? देखिए, मेरा ख्याल है वक्त का कोई बहाना नहीं था। इलेक्शन को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होना था और 226 आर्टिकल क्लियरली कहता है कि यह सीक्रेट बैलेट की से होगा और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही डायरेक्शन दी, बल्कि डिसीजन दिया है कि आप 226 आर्टिकल थोड़ा रोकूंगी, बड़ी माजरत के साथ ज्ञानचंद साहब, इस वक्त आसिफ अली जरदारी कौमी असेंबली में पहुंच चुके हैं और इस वक्त आपके मनाजिर देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो और राजा परवेज अशरफ उनके हमरा मौजूद हैं और आसिफ अली जरदारी भी अपना वोट कास्ट करने के लिए इस वक्त असेंबली में पहुंच चुके हैं और सबसे मिल रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं। SOPs को फॉलो किया गया है, मास्क लगा रखा है और यूसुफ रज़ा गिलानी उनके करीब पहुंचे हैं, नवीद कमर भी मौजूद हैं, दीगर क़यादत उनके पास पहुँच चुकी है उनसे मिलने के लिए, मुसाफा करने के लिए और कुछ बातचीत का सिलसिला जारी है। और आज वो भी कौमी असेंबली के इस वोटिंग और पोलिंग के अमल में हिस्सा डालने के लिए पहुंचे हैं। कुछ रोज से इन्होंने इस्लामाबाद में डेरे डाल रखे थे और काफी मुतहर्रिक भी थे, वो राब्ते भी हो रहे थे और वोट पक्के कर रहे थे वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए। और आज अभी वो वोट कास्ट करने के लिए हम देख सकते हैं कि एक जानिब उनकी जो बाईं जानिब है वहां पर साबिक वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी मौजूद हैं और उनकी दाईं जानिब मौजूद हैं राजा परवेज अशरफ, वो भी साबिक वजीर आजम है। बिलावल भुट्टो भी मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले उन्होंने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। इसके वक्त उनके साथ ही मौजूद हैं जो अगर अपीयरेंसेस वाइज देखा जाए तो एक बहुत बड़ा जेस्चर है ये। यूसुफ रज़ा गिलानी भी मौजूद हैं एक जानिब और दूसरी जानिब दोनों जानिब साबिक वज़राए आज़म मौजूद हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है और अब से कुछ देर बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी अपना वोट कास्ट करेंगे। इस वक्त आप बराह रास्त मनाज़िर देख रहे हैं। सुबह 9 बजे ये पोलिंग का अमल शुरू हुआ था। तकरीबन अब तक 300 जो मेंबरान हैं वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। शाम 5 बजे तक वोटिंग का जो अमल है वो जारी रहेगा। यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं एक जानिब मौजूद हैं और दूसरी जानिब हफीज़ शेख हैं। कांटे का मुकाबला एक्सपेक्टेड है, कांटे का मुकाबला हो भी रहा है। हमारे साथ ज्ञानचंद साहब मौजूद हैं। ज्ञानचंद साहब, कल तक से पहले की अगर बात की जाए तो हमने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो थे वो बहुत कॉन्फिडेंट थे जब तक ये वीडियोस सामने नहीं आई थी, जब तक ये ऑडियो मैसेजेस सामने नहीं आए थे। आप समझते हैं कि इन ऑडियो मैसेजेस और वीडियोस के सामने आने के बाद जो यूसुफ रज़ा गिलानी का कॉन्फिडेंस है वो कम हो गया है? देखिए, ये तो गवर्नमेंट जो है एक राय बना रही है कि उनको शिकस्त नजर आ रही है, इसलिए राय बना रही है कि वो भाई हमारे साथ ये हुआ, उनसे चल रहा है। आप अगर देखेंगे तो यूसुफ रज़ा गिलानी रिजल्ट आने से पहले जीत चुका है। पूरे मुल्क के अवाम के किसी भी बंदे से पूछेंगे वो कहेगा कि एक ही कैंडिडेट है यूसुफ रज़ा गिलानी जो सेनेट इलेक्शन लड़ रहा है। उसके खिलाफ जो है जो भी कैंडिडेट हमारे हफीज़ शेख साहब हैं उनका किसी को नाम भी नहीं आता है और बड़े लोगों की ख्वाहिश है कि किसी भी तरह से यूसुफ रज़ा गिलानी जीत कर आए। अपोजिशन में हम हैं, हमारी मेजॉरिटी नहीं थी, उसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट परेशान है। इमरान खान को जो पार्लियामेंट याद आ चुका है, ये जो बार बार कभी कोर्ट की तरफ जाते हैं, कभी पार्लियामेंट की तरफ जाते हैं, कभी ऑर्डिनेंस की तरफ जाते हैं, ये इनको दिखा रहा है कि अपोजिशन इन पे डोमिनेट कर रही है। हम समझते हैं कि गवर्नमेंट कोई भी हरबे इस्तेमाल करे,
लेकिन जिस मकसद के लिए ध्यानचंद साहब वो ये कर रहे थे, ये बात तो आप लोगों ने भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में की थी, इस पर अमल नहीं किया, तो फिर क्या हालात और वाकयात को देखते हुए आप लोगों का नजरिया बदल जाता है या फिर क्या होता है? देखिए, हमने कहा था कि भाई वोट जो है, जो हॉर्स ट्रेडिंग जो है होती है, उसको रोकने के लिए इकदाम करने चाहिए। उसका मकसद ये नहीं था कि इमरान खान की ख्वाहिश होगी सुबह को उठेंगे। तो आप लोगों ने अपने दौर में क्यों नहीं किया ये ऑर्डिनेंस? तो फिर आप लोगों के दौर में आना चाहिए था। 2.5 साल काम करना चाहिए था। 2.5 साल ये खामोश रहे और ऑल ऑफ सडन आप बगैर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कुछ नहीं कर सकते थे। और जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको यही कहा है कि आर्टिकल 226 के तहत सीक्रेट बेल्ट ही होना है, और इलेक्शन कमीशन ने वही किया है। ज्ञानचंद साहब, आपने कहा कि 2.5 साल तक इन्होंने कोई इकदाम इस हवाले से नहीं किया। चलें एक हम अजम्पशन ले लेते हैं कि अगर हुकूमत इस हवाले से कोई कोशिश करती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या साथ देती इस हवाले से? देखिए, हम तो यकीनन कहते हैं कि वहाँ पे डायलॉग होना था, पार्लियामेंट के अंदर डायलॉग होना था, नेशनल असेंबली से वो 2/3 मेजॉरिटी से आना था, फिर सेनेट में वो आना था, तो एक कंसेंसस बन जाता। वो लाजमी नहीं है कि जो इमरान खान की राय है उस पर कंसेंसस बनता, लेकिन जो भी कंसेंसस बनता वो पूरी कौम की राय होती, वो सिर्फ इमरान खान की राय नहीं होती। और ये इमरान खान ने तो खामखा को पॉलिटिशियंस को खराब करने के ज्ञानचंद साहब, बात ये है कि आप लोगों ने तो वाज़ेह तौर पर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा था कि ओपन बैलेट से होना चाहिए। मतलब ये तो बात ही नहीं है कि तरमीम होगी, पार्लियामेंट में आएंगे, बहस होगी, आप लोगों ने तो लिख दिया था, लेकिन उसके बाद आप उससे इनकारी हो गए, उस पर उस तरीके से अमल नहीं हो पाया। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। गुलाम मुर्तजा भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। देखिए गुलाम मुर्तजा, अब ये जो सारी बहस चल रही है, सीक्रेसी की जो बात हो रही है, वीडियोस भी आ गई, जो राय सुप्रीम कोर्ट की सामने आई है उसमें तो उन्होंने कह दिया है कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है या फिर ये उनका इख्तियार है कि वो सीक्रेसी को किस हद तक होना है इसका तयन वो करेंगे। मकसद ये है कि जो सैंक्टिटी है उसको बचाया जाए, जो वोट का तगद्दुस है उसको बहाल रखा जाए, उसको पामाल होने से बचाया जाए, ऐसा ही है? देखिए, जो आपने फरमाया अगर उसको हम सामने रखें, आर्टिकल 226 जो है उसकी रूह के मुताबिक उसको पढ़ा जाए तो ये इस तरह के किसी काम की ज़रूरत नहीं थी कि सदर पाकिस्तान कोई क्योस क्रिएट करते और एक रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भिजवाते। नहीं भेजा जाना चाहिए था रेफरेंस। कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो हमारे ट्रेडिशंस के ऊपर मुश्तमिल हो या किसी और चीज़ पे। ये तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें लिखा हुआ है, तो आइन के ऊपर राय नहीं मांगी जा सकती। और दूसरी बात ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको वापस कर दिया है और उसके ऊपर राय ये दी है उन्होंने कि अगर मंशा आइन की ये है कि वोट सीक्रेट रहे तो वोट को सीक्रेट रहना चाहिए। अब राय जो होती है वो उसको माना जाए या ना माना जाए, अब उसमें भी राय में भी यही कहा गया कि आइन की क्योंकि मंशा ये है, उसकी रूह ये है कि वोट जो है वो खुफिया हो, तो वो खुफिया का ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया। मैं यहाँ एक अर्ज़ करना चाहता हूँ जनाब, ये तमाम सादक और अमीन हैं जो इस पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये 62-63 के ऊपर पूरे उतरते हैं। डर किस बात का है, खौफ किस बात का है, इल्ज़ामात कौन लगा रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो किसी को नहीं कहा कि कोई ख़रीदो फरोख्त हो रही है। उनके बंदे जो हैं पाकिस्तान के, वो अरबोंपति नहीं हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के गरीब लोग हैं जो उन्होंने सेंटर्स के लिए रखे हैं। कोई वहाँ नज़र नहीं आ रहा हमें कि वहाँ अरबोंपति हैं। अब अरबोंपति बंदे खुद खड़े कर दिए हैं जिनका पार्टी में कोई पीटीआई में उनका लेना देना नहीं है, लोग उनको वोट नहीं डालना चाहते, और फिर शोर होगा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से किया जा रहा है कि जी ये फलां हो सकता है। भाई आप सादक और अमीन हैं, सादक और अमीन डिक्लेयर्ड हैं, आप पकड़े हैं, आप ध्यानदार नहीं है तो फिर आपके तो बड़ा सवाल बनता है। ये वो तो कहते हैं ना केपी सर्विस से हमने देखे पहले एग्जांपल मौजूदा 20 अरकान को फारिग कर दिया था इस मामले पर। खैर अब बात ये कि सरप्राइज कौन किसे दे रहा है? फारिग नहीं किया था उन्हें, मैं आपको अर्ज करूं कि असेंबली से फारिग नहीं किया था उन्हें। उन्होंने उनको नोटिस दिया था, शो का नोटिस दिया था, उसके बाद भी वो असेंबली लेजिस्लेशंस का हिस्सा रहे हैं, वो अब भी इनके साथ है पार्टी में, और एक को सूबाई वजीर भी बना दिया। आपका पॉइंट आ गया, आप ही के पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगा। लगारी साहब जो कुछ बात कर रहे हैं गुलाम मुर्तज़ा साहब, लेकिन अगर हम इससे पहले हम जो देखते हैं बलूचिस्तान और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में मुबैना तौर पर, थोड़ा सा मैं आपको कामना रोकूंगी। उस्मान डार साहब ने ज्वाइन कर लिया। उस्मान डार साहब कितने पुरुमीद हैं, सरप्राइज दे रहे हैं फिर आप आज?
देखिए सरप्राइज क्या देना है, इंशाल्लाह ताला हमारे नंबर्स पहले दिन ही पूरे थे और तमाम MNAs हमारे माशाल्लाह पार्टी के साथ, इमरान खान साहब के साथ और गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश जरूर की बयानिया अपोजिशन ने, रजीम के हुकूमती अराकीन हमारे साथ रास्ते में, और मैं समझता हूँ कि जबकि खास तौर पे जो वीडियोस सामने आई हैं, शर्मनाक वीडियोस कल सामने आ चुकी हैं, किस तरह से ये वोट पूरे करने के लिए ज़मीरों के सौदे करते हुए पकड़े गए हैं। और इसके बाद तो मैं समझते अखलाकी जवाब ही नहीं रहता इनके पास। और अगर किसी भी वजह से मैं समझता हूँ खुदा ना साहब ये जीत की जाए और ये जो सारा तमाशा सामने आ चुका है तो फोर्स का, हर तरफ से आवाज़ें आ रही हैं, पीपल्स पार्टी वाले हर सूबे में से आवाज़ें आ रही हैं कि ये वहाँ ज़मीन फरोशी और दो फोर्स का बाजार गर्म रखा इन्होंने। तो यही वो जद्दोजहद थी जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने की। हमने भरपूर कोशिश की, शो ऑफ हैंड से, ओपन बैलेटिंग से इलेक्शन होना चाहिए, और यही डिमांड अगर आप देखें विसाखे जमहूरियत में दोनों जमातों से भी थी। गुज़श्ता कई दहाइयों से सेनेट इलेक्शन हमेशा कंट्रोवर्सी का शिकार इसीलिए रहे कि लोग वोट किसी को डाल देते हैं। मुतनासिब नुमाइंदगी जो हर जमात को मिलनी चाहिए सेनेट में, जो असल रूह है इस सारे प्रोसेस की, जब वही उसी पे स्टैंड नहीं इलेक्शन करता तो फिर हम क्या जवाब रखते हैं। और फिर आपके सामने जब ज़मीरों के सौदे किए जाते हैं, बोलियाँ लगती हैं, और ये वही पार्लियामान फिर जिन्होंने कानून साजी करनी है, लोग इनको वोट दे के भेजते हैं कि ये उनके मसाइल पे आवाज़ उठाएंगे, आवाम की बात करेंगे। लेकिन उस्मान डार साहब यहाँ पे एक और आपने वीडियोस के हवाले से तस्करा किया कि पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन पैसे लिए भी तो जा रहे हैं, और वीडियोस जो सामने आ रही हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो कौमी असम्बली के अरकान हैं, उनकी वीडियो सामने आ रही हैं पैसे लेते हुए। इमरान खान साहब तो कहते थे उनकी टीम जो है वो सादिक और अमीन है, वो तो जमीर के बहुत पक्के हैं। देखिए पहले भी पिछले इलेक्शन में भी हम वो वाइड पार्टी हैं जिन्होंने MPAs हमने पार्टी से निकाले, उनकी भी जब वीडियोस नजरियाम पे आई तो सारा तमाशा जब कौम पे मीडिया के हमारे सामने आया तो प्रेसिडेंट तो पहले ही सेट किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, इन वीडियोस के ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ठीक, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ही राइट फोरम है जिसके पास अख्तियारात भी तो हैं। चार जो MNAs की बातें की जा रही हैं उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो पता है ना। गुज़श्ता रोज में सुन रहा था कि उन चारों MNAs का पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। क्या वो आज वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा हैं, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करेगी? देखें पहले तो जैसे मैंने आपको कहा है कि लेट्स वेट, रात को इंशाल्लाह ताला जीत सेनेट में हमारी होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। जब हम इलेक्शन जीत जाते हैं, हमारे नंबर्स भी पूरे निकलते हैं, फिर है ये MNAs का जिक्र कर रहे हैं, उसकी एज सच मैं समझता हूँ फिर वो अहमियत नहीं रहती है। तो इसलिए अभी सारा इलेक्शन 5 बजे तक जो एक वोटिंग प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने दें, फिर उसके बाद देखते हैं क्या नतीजा आता है। लेकिन एंड ऑफ द डे ना आप ना मैं, असल फोरम इलेक्शन कमीशन है, उनको मेरिट पेश इलेक्शन के साफ और शफाफ होने के लिए मैं समझता हूँ इंक्वायरी होना बड़ी ज़रूरी है और मेरिट बेस्ड होनी चाहिए। और जो लोग भी मुलव्वस हैं, चाहे उनका किसी भी जमात से ताल्लुक है, देखिए मैं फिर इस बात को कहना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तानी, हमारी अवाम MNAs को, MPAs को इसलिए इलेक्ट करके नहीं भेजते कि वो आए और उनमें से चंद दो ज़मीरों का सौदा करें और अपना वोट बेचें, और जो मुनासिब नुमाइंदगी किसी की जमात की भी है उससे भी वो महरूम है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है। इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। अब पाकिस्तान और ये जो एक हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है इलेक्शन ये आज खत्म होगा और हमें प्रॉपर एक आईनी तरमीम की तरफ जाना है, ठीक, और उसके लिए ये उम्मीद करते हैं कि अपोजिशन की तमाम ठीक है। डॉक्टर साहब मैं लास्ट क्वेश्चन बस आपसे पूछना चाहूंगा। मैं नज़ीर लगारी साहब के सामने भी वो सवाल रख रहा था कि बलूचिस्तान और चेयरमैन सेनेट के मामले पर भी मुबैना तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिलकर यही सब कुछ किया जिसके खिलाफ अभी आप चंद सेकंड्स पहले बात कर रहे थे, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि सेनेट इलेक्शन की माजी की तारीख कोई इतनी अच्छी नहीं है कि हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। हम ऑर्डिनेंस भी लेके आए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी गए, फिर तरमीमी बिल भी टेबल किया पार्लियामेंट में, क्योंकि हम तो ये चाहते थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साफ और शफाफ इंतखाबात का जो हमारा वादा भी है पाकिस्तानी कौम से, उसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, करते रहेंगे। तो इसलिए अब आज नहीं तो कल
ये फ्रीडम ऑफ थॉट का बाजार बंद होगा और होना चाहिए भी, और बिल्कुल होना चाहिए। और इसमें इलेक्शन कमीशन को ही अहम किरदार अदा करना पड़ेगा, जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी। बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। इस वक्त आप ये मनाजिर देख रहे हैं कौमी असम्बली के, जहाँ पर आसिफ अली जरदारी अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। मनाजिर में आप देख सकते हैं वो इस वक्त स्पीकर डाइस के आगे मौजूद हैं और बैलेट बॉक्स में अपना वो वोट डालेंगे, अपना बैलेट पेपर डालेंगे। और इस वक्त ये पोलिंग का अमल जारी है। इससे पहले जरदारी साहब यहाँ पर सबसे मिले भी और उसके बाद अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँचे। लगारी साहब, क्या सूरत हाल आपको समझ आ रही है? आपको लग रहा है इलेक्शन कमीशन पर किसी तरह का प्रेशर होगा? जाहिर सी बात है, अब एक भारी जिम्मेदारी, फिर सीक्रेसी का तयन करना भी उनका इख्तियार है। कि उनका इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में उनको बताया है कि भी आपको करना है और मजबूत इदारा बन के सामने आए। लगारी साहब समझते हैं कि इस इलेक्शन में जो इलेक्शन कमीशन है खास तौर पर, वो एक मजबूत इदारा और स्टैंड उनकी जानिब से लिया गया। सुबह के वक्त एक कुछ ऐसा हो रहा था कि पोलिंग ऑफिसर्स जो है वो कास्टिंग वोट को देख रहे थे कि ये किस उम्मीदवार को कास्ट किए जा रहे हैं। इस तरह की कोई बात सामने आई थी और इस पर बड़ा शोर भी मचा था। लेकिन उसके बाद से जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है वो ना तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से इस तरह की चीज़ हो रही थी। ये वहाँ कोई पोलिंग का अमला अगर ऐसा कर रहा था या अरेंज किया गया तो ये दूसरी बात है और उसको हम डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन पर नहीं डाल सकते। इलेक्शन कमीशन ने अपनी अब तक जो साख बनाई है वो डस्का के इलेक्शन से बनाई है और उसके बाद जो इनके ऊपर शदीद प्रेशर रहा कि इधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और वज़रा की फ़ौज जफ़र मौज ने जाकर चढ़ाई कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनकी बात नहीं मानी। जी ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर देते हैं, 2 घंटे में कर देते हैं, 1 घंटे में। भाई करना ही नहीं है। इलेक्शन जो है वो बैलेटिंग जितनी भी होनी है वो खुफिया होनी है। तो आप अपनी जो बुकरातियत बता रहे थे, अपनी जो आप माहिराना अपनी राय दे रहे थे, उसकी ज़रूरत नहीं थी। वो इलेक्शन कमीशन का अपना काम है, वो कर रहा था। वो 1 घंटे में छुपाए, 2 घंटे में छुपाए या 24 घंटे में छुपाए, वो उसका मामला था। हुकूमत का कोई मामला नहीं था। हुकूमत अपनी खामखा की राय लेकर गई थी। एक ये बात। तो दूसरी बात ये है कि अब तक जो परेशानियां हैं वो तो सारी हुकूमत की तरफ से सामने आ रही हैं। वो असम्बली में, हर असम्बली में भी वही परेशान है और उसके बिकने की बातें हो रही हैं तो भी उन्हीं के अरकान की हो रही हैं। माजी में बिके तो भी उन्हीं के अरकान। अब इनका मसला किसके साथ है? अपने अरकान के साथ है, अपने लोगों के साथ है। यहाँ सिंध असम्बली में लोगों ने खुलकर कहा कि हम नहीं वोट दे रहे हैं, ये सिंध की ओनरशिप नहीं लेते हैं, ये कहते हैं सिंध हमारा नहीं है। जब सिंध इनका नहीं है तो हमें से उनके कैसे हो सकते हैं? तो ये इससे पहले कह चुके हैं। चलिए, अब ये जो इलेक्शन है ये आगे के वक्त का जाहिर सी बात है सूरत हाल का तयन कर देगा कि फिर अब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा फिर हुकूमत के लिए। और मेरा तो टेस्ट केस है, आखिरी हर्डल है। अगर तो इसमें ये जीत गए तो फिर चीज़ें आगे इनके हक में होंगी, अदरवाइज स्मूथ सेलिंग करेंगे जनरल इलेक्शन तक। अदरवाइज चीज़ें फिर बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है। फिर वही लॉन्ग मार्च, शोर शराबा, कभी इनको निकलना चाहिए, जाना चाहिए। शाहिद रिन साहब, ज़रा बलोचिस्तान की सूरत हाल हमें बताइएगा कि वहाँ पर नंबर गेम क्या है, सूरत हाल किसके हक में जाती देख रहे हैं, कौन कितना मुतहरिक रहा, क्या सूरत हाल रही है वहाँ पर इस सारी कैंपेन के दौरान? देखिए, बलूचिस्तान पे जाने से पहले सिर्फ 2 जुमले मैं ऐड करना चाहूँगा कि सेनेट हाउस ऑफ फेडरेशन है। 1970 में जब उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, उसके बाद सेनेट को बनाया इसलिए गया था कि इसमें सूबों की मुतनासिब नुमाइंदगी हो। लेकिन हमने देखा पिछले काफ़ी अरसे से एक बात की जा रही है, वो सिर्फ ये की जा रही है जो इलेक्टेड पार्टीज़ हैं, जो पार्लिमानी पार्टीज़ हैं, उनकी मुतनासिब नुमाइंदगी। देखिए, पाकिस्तान पीपल, हर जमात ने हर कानून को अपने मफाद और अपने हक में इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तवील अरसे से पंजाब, इस्लामाबाद के लोगों को सिंध से सेनेटर बनाती रही है। मियां नवाज शरीफ साहब जो है सिंध के लोगों को पंजाब से सेनेटर बनाते रहे हैं। यही सब कुछ बलूचिस्तान में हुआ है। सबसे पहले जो हाउस ऑफ फेडरेशन का मकसद था सूबों की मुतनासिब नुमाइंदगी, उसे ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद देखिए, कोई भी कानून हो, हर आने वाली हुकूमत ने मामला है, सिर्फ उसको अपने मफाद में जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इदारे स्ट्रेंथन नहीं होते, रियासत स्ट्रेंथन नहीं होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही काम 2018 से शुरू करती, चले नहीं किया। चेयरमैन सेनेट की तहरीक अदम एतमाद में जो भी उन्होंने गलत प्रैक्टिस की, जो भी किया, उसके फौरी बात कर लेते, नहीं किया। 1 महीने पहले आके किया, इसलिए उन्हें उनकी नीयत मशकूक हुई। बलूचिस्तान की आप बात करेंगे, गो कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत टाइम लगाया इस सारे फैसले को करने में। आखिरी 48 घंटों में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइनिंग पोजीशन ली कि ये सूरत हाल होगी। इसका मुझे एक अच्छा एस्पेक्ट बलूचिस्तान में नजर आया, जो हम सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में देखते थे, कि वोट की खरीदो फरोख्त का फैक्टर। वो फैक्टर इतना डिलेड था कि पैसे देने वाला भी परेशान था, पैसे लेने वाला भी परेशान था। अब कल जो सूरत हाल थी, उस वक्त तक इंडिपेंडेंट्स के लिए मैदान खुला हुआ था।
अब इंडिपेंडेंट्स के लिए मैदान बंद हो चुका है। एक रुकन है जो जिन्हें बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत हासिल है, अब्दुल कादिर, उनके जो सूरत हाल थी वो अब तकरीबन कूल डाउन हो चुकी है। अब सिर्फ वही फैक्टर रहता है जो हम डाउट कर रहे हैं कौमी असम्बली में कि वोट रिजेक्ट कोई होता है या एब्सटेन का जो फैक्टर है। अदरवाइज 8-4 जो नंबर गेम है बलूचिस्तान का, उसके हिसाब से 8 हुक्मरान इत्तेहाद बड़ी आराम से अपने नंबर गेम पे जीत सकती है और 4 अपोजिशन। तो इसका मतलब है कि हुकूमत की जानिब से जो स्ट्रेटजी थी वो कामयाब रही। जो वीडियोस लीक की गई वो चाहे अपने अरकान के खिलाफ ही रही, लेकिन उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो काम कर गई। देखिए, बलूचिस्तान का मामला वीडियो लीक से पहले कूल डाउन हो चुका था। कल जब हम दोपहर में यहाँ बैठे थे या शाम में सपहर के वक्त, तो उस वक्त तक प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 5 बजे तक हो चुकी थी। वीडियो स्कैंडल उसके बाद आया। वीडियो स्कैंडल पे भी सिर्फ एक बात कहूंगा, लगारी साहब ने भी पहले इस बात की निशानदेही की कि वीडियोज से पहले ये सारे काम हर इलेक्शन में होते रहे हैं, पैसा चलता रहा है, वोट रिजेक्ट करवाने की तरकीबें बताई जाती रही हैं। इस बार सिर्फ एक तब्दीली ये आई है कि ये जो मोबाइल फोन, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उसका इस्तेमाल हुआ और एक चीज मंजर आम पर आपका पॉइंट आ गया। सर, मैं चाहूंगा कि हम अपडेट करते चलें अपने नाजरीन को। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अब से कुछ देर पहले अपना वोट कास्ट कर दिया है और वोट कास्ट करने से पहले उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की। जब वो कौमी असम्बली पहुंचे थे, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का क्या कहना था, आपको वो सुनवाते हैं। कितनी उम्मीद है गिलानी साहब की जीत की? हमें तो उम्मीद अल्लाह से है, इंसान से तो नहीं हो। पूरी पीटी शेक हो गई। आसिफ अली जरदारी जब असेंबली पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, काफ़ी खुशगवार माहौल में वो बातचीत करते हुए आगे की जानिब बढ़ रहे हैं और अपना वोट, खैर अभी तक तो वो कास्ट कर चुके हैं, अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जिस तरह से वो यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपने दीगर साथियों के साथ बातचीत की है, आपने मुलाहिजा किया। दूसरा हम आपको ये भी आगाह कर दें, सिंध असेंबली की सूरत हाल भी आपको बता दें, जहाँ पर सेनेट इंतखाबात के को देखते हुए यहाँ पर जनाब खाने का इंतज़ाम किया गया है और खाने में झींगे, मटन, मछली, सब्जी, चिकन कोरमा, बिरयानी, गुलाब जामुन शामिल है। इनके भरपूर तवाज़ु की जा रही है और खाने का ठेका निजी कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है। सेनेट इंतखाबात का मामला है और अरकान की यहाँ पर तवाज़ु की जा रही है। सिंध असेंबली में ये तवाज़ु की गई है। खाने में झींगे शामिल हैं, मटन शामिल हैं, मछली है, सब्जी है, चिकन कोरमा, बिरयानी और इसके साथ साथ जनाब यहाँ पर गुलाब जामुन भी मेन्यू में शामिल हैं। यानी कि भरपूर तरीके से तवाज़ु की जा रही है, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी गई। बिरयानी, कोरमा, मछली, सब्जी, झींगे, मटन, गुलाब जामुन सब कुछ ही शामिल है। बिल्कुल भरपूर तवाज़ु का बंदोबस्त किया गया है, ये आप मनाजिर भी देख सकते हैं। जमील फारूकी, आपकी जानिब आना चाहूँगा, ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जमील, क्या समझते हैं आप? इससे पहले हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात भी कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन आप समझते हैं कि एक मजबूत इदारे के तौर पर सामने आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फोकस PDM से हटकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर चला गया जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से ही होंगे? देखिए, नैरेटिव बिल्ड होते हैं और नैरेटिव बिल्ड करना हक है, हुकूमत का भी हक है, PDM का भी हक है और जो लोग करते हैं उनका भी हक है। अभी आपने कुछ देर पहले एक सवाल उठाया, मेरे ख्याल में सैरिश ने उठाया था, और वो ये कि हम ये 4 MNAs का क्या होगा, उस्मान डार साहब से आप पूछ रहे थे और वो इतने भोले बन गए और उन्होंने कहा कि 4 MNAs का हम बाद में देखेंगे, पहले रिजल्ट तो आ लें। और भाई, ये वीडियो जो है अली मूसा गिलानी ने रिलीज की थी। ये वीडियो किसी तीसरे बंदे ने बैठ के रिलीज की होगी, आपको लगता है? ये अपने बंदे भेज के स्टिंग ऑपरेशंस होते हैं, अपने बंदे भेजे गए, वही 4 MNAs, उनको मख्फी रखा गया, एक नैरेटिव बिल्ड करना होता है और बंदे उनके वाकई बिक रहे होंगे, उनको ऑफर्स आ रही होंगी, लेकिन एक वीडियो एविडेंस रखने का मकसद ये होता है कि कल कला को इन केस अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब इस इलेक्शन में जीत जाते हैं और अब्दुल हफीज शेख हार जाते हैं, तो गवर्नमेंट के पास ये एविडेंस हो सपोर्टिंग के, देखें जी इलेक्शन कमीशन नोटिस ले चुका था, देखें ये वीडियो आ चुकी थी और बहुत सारी वीडियोस हमारे पास आ चुकी थी, अब हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और गॉड फॉरबिड
इनके अगर बहुत ज्यादा रुसवाई होती है तो असेंबलियां तहरील करते हुए भी ये आपके पास एविडेंस हो, यानी कि आपके ख्याल में जमीन आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बात बिलावल ने की थी कि आपके पसीने क्यों निकल रहे हैं, तो क्या पोजीशन वीक आप समझ रहे हैं गवर्नमेंट की जो इस तरह का स्टिंग ऑपरेशन करने की जरूरत पेश आई? देखें, ये मोबाइल फोन्स 2015 में भी थे, ये हर 3 साल बाद इंतखाबात होते हैं, हर 3 साल बाद रिटायर होते हैं, 6 साल का टेन्योर होता है, और पिछले तकरीबन 10-12 साल से मोबाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है। कितनी वीडियो रिलीज हुई है गिलानी का? आप समझते हैं कि ये पीटीआई का, पीपल्स पार्टी या पीडीएम से मुकाबला है? मैं तो ये समझता हूं कि ये पीडीएम बामुकाबला पीडीएम है, यानी पीपल्स पार्टी बामुकाबला पीपल्स पार्टी है। उसकी वजह यह है कि ये वही अब्दुल हफीज शेख साहब हैं जो आज कप्तान के खिलाड़ी हैं, जिनका इस ऐवान से कोई लेना देना नहीं है। ये बाहर के मुल्क से आते हैं, टैक्स भी बाहर देते हैं, इनका खर्चे भी बाहर होते हैं, ब्रीफ केस लेके आते हैं, जब पाकिस्तान के खजाना को इसकी जरूरत होती है तो आते हैं और फॉरेन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करके यहां से निकल जाते हैं। इमरान खान साहब एक बेहतरीन सियासतदान होंगे, उन्होंने जिद्दोजहद की, वो एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं, ये सब अपनी बातें अपनी जगह पर, लेकिन ही इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट। चलिए ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं शायद जितोई साहब काफी देर से खामोश हैं, उनसे मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी बात कर लूं। शाहिद साहब, ये जो अभी आपने सुना है जो ऑडियो क्लिप जिससे कि इनकारी हैं जो नासिर हुसैन शाह साहब हैं, जिसमें वो हाइडेंट्स को कोई मसला हो तो कोई मसला नहीं है, बिल्डिंग कंट्रोल की कोई फाइल हो तो वो मसला भी हल करा रहे हैं, फिर करोड़ों की बातें भी हो रही हैं, ऊपर नीचे की बातें हो रही हैं। आपको क्या समझ आया है? वो इनकारी तो हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ये ऑडियो हो सकती है उन्हीं की या फिर कुछ मैनिपुलेट किया गया? देखिए जी, हम तो एक तो अजीब बहस में उलझे हुए हैं। एक फैसला हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में कि सीक्रेट बैलेटिंग का मकसद ये है, आइन की मंशा ये है कि एक पार्टी का मेंबर जो है वो दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे सकता है। इसमें आप कन्विंसिंग भी कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि किसी के फ़ोन टेप करना या किसी की ऑडियो बनाना, ये भी मेरे ख्याल में कानून की खिलाफ वर्जी है। और दूसरा वो इनकारी भी है कि हमने कहा नहीं। अभी ये बात क्लियर नहीं है कि ये उनकी आवाज़ है या किसी दूसरे की आवाज़ है। या हम इस बहस में असल बात ये है कि पीटीआई खुद जो है बुनियादी तौर पर उसी सिस्टम की पैदावार है जो इस वक्त जिसके खिलाफ वो बात कर रही है कि जी ओपन बैलेट का मतलब ये है कि फिर इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए। फिर तो लोग जैसा सुप्रीम कोर्ट में एक राय आई थी कि पार्टी के जो अरकान हैं उनके तनासुब से सीटें बांट दी जाएं, बात ख़त्म, इलेक्शन होने नहीं चाहिए। सीक्रेट बैलेटिंग का मतलब ये है, कानून की मंशा और मर्जी ये है कि एक पार्टी का उम्मीदवार दूसरी पार्टी के, एक पार्टी का रुकन जो है दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे सकता है। अब इस पे ये कहना कि वोट उसने अपने ज़मीर के मुताबिक दिया है या पैसे लेके दी है, और पैसे अच्छा पैसे सिर्फ मतलब ये पीपल्स पार्टी वाले दे रहे हैं या अपोजिशन वाले दे रहे हैं, ये कभी उन्होंने नहीं कहा कि माजी के इलेक्शन में क्या हुआ। आपका पॉइंट है क्या शाहिद साहब? बहुत मेरे पास टाइम की कमी है। ज्ञानचंद साहब, आपसे लास्ट रिमार्क्स लेना चाहूंगा। अब आप समझते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो कहां पर खड़ी है और क्या कमजोर हो जाएगी, मजीद कमजोर हो जाएगी अगर सेनेट के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत ले लेती है और दूसरी जानिब साथ साथ हफीज शेख साहब भी जीत जाते हैं? पूछ रहे हैं जी, आप इससे बात हो रही है ज्ञानचंद साहब। हाँ, देखिए अपोजिशन ने एक कैंडिडेट लाया है जिसके बाद गवर्नमेंट की जो घबराहट जो है ना वो शुरू हो चुकी थी। इमरान खान की घबराहट देखने की थी, वो अपने कैंडिडेट का डिसीजन नहीं कर रहे थे और उन्होंने अपने ही मेंबरान पे जो है ना वो ट्रस्ट खो चुका था। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन से पहले जो भी ये करप्शन की बदबू आ रही थी वो भी पीटीआई से आ रही थी, अगर कोई तजाद आ रहे थे वो भी इनकी ही सिफों से आ रहे थे। तो इलेक्शन है उसमें यही महसूस हो रहा था कि पीटीआई ही लूज कर रही है, और अपोजिशन ने जिस तरह से कैंडिडेट खासतौर पे यूसुफ रजा लाए तो अपोजिशन तो पहले दिन से ही जीत क्योंकि उनका ठीक हो गया। आपका पॉइंट ज्ञानचंद साहब आ गया। अब मुझे बताइएगा शाहिद साहब, आपको क्या समझ आ रही है? क्योंकि अब अगर तो शाहिद रिंद साहब हुकूमत वाले जीत जाते हैं तो फिर वो ये बोलेंगे, अगर ऑपोजिशन वाले की रिगिंग हुई है, वोट खरीदे गए हैं, पैसे चलाए गए हैं, तो वो किस मुंह से बात करेंगे? क्योंकि ओपन बैलेट पे तो उन्होंने साफ इनकार किया और उन्होंने तो हर्डल्स क्रिएट की कि नहीं हो ही नहीं सकता। फिर खैर अब तो राय भी आ गई। देखें,
खेल कोई भी हो और ख़ासकर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का इलेक्शन का खेल हो, मेरा ख्याल है, अगर लगारी साहब मुझे करेक्ट करेंगे, 1970s का एक इलेक्शन था, उसके अलावा जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, चीज़ों को पढ़ा है, सुना है सीनियर से, उसके अलावा जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, चाहे वो लोकल बॉडीज़ के हुए हैं, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हुए हैं या सेनेट के इलेक्शंस हुए हैं, उन पर धांधली का इल्ज़ाम हारने वालों ने ज़रूर लगाया। एक इलेक्शन कोई फेयर इलेक्शन कहा जाता है, वो 70s का इलेक्शन था, उसके बाद किसी को नहीं कहा जाता। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैंने नहीं देखा, आज भी यही होना है। देखें, थोड़ी देर पहले जो मैं बात कर रहा था कि हर हुकूमत चाहे वो नून लीग की थी, पीपल्स पार्टी की थी, या पहले काफ लीग थी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, हर कानून को अपने मफाद में इस्तेमाल करती है। देखें, हाउस ऑफ फेडरेशन की बात की जाती है, अगर तमाम सूबों से मुतनासिब नुमाइंदगी वहाँ होती, पहले दिन पीपल्स पार्टी क्यों सिंध की सीटों पे पंजाब के लोगों को सेनेटर बनाती है? आज यूसुफ रजा गिलानी बहुत आइडियल कैंडिडेट होंगे, पीडीएम उनको बताती है, लेकिन वो इस्लामाबाद के किसी एक सियासतदान का हक मार के उस सीट पर आए। गो के वफाक पाकिस्तान सबका है, लेकिन ये सीट इस्लामाबाद। शाहिद साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, शाहिद साहब हमारे साथ रहेंगे, जमील फारूकी साहब आप भी हमारे साथ रहिएगा, नज़ीर लगारी साहब आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाजरीन। सिंबल ऑफ फेडरेशन ऐवान बाला, जिसका आज मैदान सजा हुआ है और पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है, और एक अहम खबर हमारे पास आ गई है, खुर्रम शेर जमान को वोट कास्ट करने से रोक दिया गया है। खुर्रम शेर जमान की जेब से मोबाइल फोन निकल आया था, जिस पर उनको वोट कास्ट करने से रोका गया। सलाहुद्दीन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। जी सलाहुद्दीन, ये मोबाइल फोन निकल आने पर ऐवान में काफी शोर शराबा भी हुआ है। ये अब से कुछ देर पहले के बनाते हैं, जब आप ये देख रहे हैं कि खुर्रम शेर जमान की जेब से जब मोबाइल फोन निकल आया, क्योंकि यहाँ पर लाना मना था, और वो निकल लाने पर शोर शराबा भी हुआ है कुछ, और उनको वोट कास्ट करने से रोक भी दिया गया है। खुर्रम शेर जमान के हवाले से अहम खबर है, वोट कास्ट करने से उन्हें रोक दिया गया है, और वजह यह बताई गई है कि उनके जेब में मोबाइल फोन मौजूद था। ये मनाज़िर भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। खुर्रम शेर जमान वहाँ इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। सलाहुद्दीन से इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। सलाहुद्दीन, बताइएगा, खुर्रम शेर जमान का क्या कहना है? क्या गलती से वो मोबाइल फ़ोन ले गए थे असम्बली के अंदर, उनको याद नहीं रहा था, या फिर कुछ और मामला है? देखिए, ये जब तहरीक इंसाफ के जो मुनर्रफ रुकन थे करीम बख्श गबोल, जो इनको जो है ये अपने साथ लेकर आए हैं, तो उनके साथ ये वोट डाल क्रॉस करने जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हुए हैं। तो करीम बख्श गबोल की तो पहले इलेक्शन जो पीपल्स पार्टी के अरकान थे उन्होंने एतराज किया, तो उनकी तलाशी ली गई। जब उनकी तलाशी ली गई तो उसके बाद उन्हें वोट कास्ट करने दे दिया गया। उसके बाद जब खुर्रम शेर जमान इस तरफ आए तो पीपी रुकन की जानिब से इशारा किया गया, और उनकी जेब में से मोबाइल, उस पर जो है रिटर्निंग अफसर ने उनसे वजाहत भी तलब की, और उन्हें जो है वोट कास्ट करने से रोका। इस सूरत हाल पे जो ऐवान के अंदर बैठे हुए थे उनकी जानिब से जो शोर शराबा हुआ, तो थोड़ी देर के लिए रिटर्निंग सर की जानिब से पोलिंग को थोड़ी देर के लिए रोका गया, जिसके बाद अब दोबारा वोट कास्ट करने से खुर्रम शेर जमान को रोक दिया गया। सलाहुद्दीन, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। बिल्कुल, और जनाब जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी, ऐसी खबरें हमें मौसूल होती रहेंगी, आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और आपको हम अपने मेहमानों से भी बात कर लेते हैं। लेकिन एक और अहम खबर है, वो हम चाहेंगे कि ये भी नाजरीन के साथ शेयर की जाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं, उनका बैलेट पेपर जाया हो गया है। आसिफ अली जरदारी को बैलेट पेपर जारी किया गया। जरदारी साहब पोलिंग बूथ में गए और मोहर लगा दी। आसिफ अली जरदारी की गलती से बैलेट पेपर खराब हो गया। आसिफ जरदारी की रिटर्निंग ऑफिसर को बैलेट पेपर दोबारा जारी करने की गुजारिश भी सामने आई। सिद्दीक हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो सिद्दीक, के कैसे बैलेट पेपर खराब हो गया जिसके बाद उन्हें दोबारा दूसरा लेना पड़ा? जी, आसिफ अली जरदारी को जो बैलेट पेपर जारी किया गया था, वो जब पोलिंग बूथ क्योंकि वो हाथ में बाहर थी, कमजोरी की वजह से, बीमारी की वजह से, तो जो मोहर थी वो अपने उम्मीदवार के नाम के सामने जो है वो लगाना चाह रहे थे, वो उनके साथ नहीं सही तरीके से वजह से बैलेट पेपर जाया गया। लेकिन उन्होंने खुद ही बता दिया इलेक्शन कमीशन के अमले को, उनका ये बैलेट पेपर है वो जाया हो चुका है, उनको नया बैलेट पेपर जो है वो जारी किया जाए। इस पर पहले वाला बैलेट पेपर उनसे ले लिया गया, उनको नया बैलेट पेपर जारी किया गया, जिसके बाद आसिफ जरदारी ने दूसरे बैलेट पेपर पर जो अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। जी आप सिद्दीक हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ बीमारी की वजह से बताया जा रहा है कि
हाथ का उनके कुछ प्रॉब्लम था कि वो स्टैंप जहाँ पर मोहर लगाना चाह रहे थे वो उस तरीके से नहीं लग पाई जहाँ पर लगनी थी, और जिसकी वजह से उनको दोबारा बैलेट पेपर लेना पड़ा और जिसके बाद उन्होंने उस पर मोहर लगाई है। खैर सारी सूरत हाल पर आपको बताते रहेंगे, आगाह करते रहेंगे। इस वक्त हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, शाहिद साहब पहले से में ज्वाइन कर चुके हैं, जमील फारूकी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, तर्जुमान फाफिन सरवर बारी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सरवर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इलेक्शन की शफाफियत के लिए आप लोगों की रिसर्चेज हैं, आप लोग काम करते हैं, इस बार क्या माहौल आप लोगों ने देखा है? देखिए, जो तो सेनेट के इंतखाबात हैं उनकी जो शफाफियत है वो हम सबके सामने है कि जब भी पाकिस्तान में सेनेट के इंतखाबात होते हैं तो शफाफियत कोई का मामला जो है ना वो बहुत ही धुंधला हो जाता है, और उसकी वजह से सेनेट के इंतखाबात के बारे में पाकिस्तान की अवाम की यही राय है कि ये एक ऐसा हाउस है पाकिस्तान की कानून साजी और आइन साजी के लिए मौजूद है, जहाँ पर बहुत सारे लोग इसलिए पहुँच जाते हैं कि वो या मालदार हैं या उनका असर रसूख है। तो इसलिए उस हवाले से अगर देखा जाए तो शफाफियत के लिहाज से और इनके जो नॉमिनेशन का प्रोसेस है, इनका जो वोट डालने का तरीक़ाकार है हमारी सूबाई असम्बलियों का और कौमी असम्बली में, उसमें जो हॉर्स ट्रेडिंग है, उसमें जो खरीदो फरोख्त है, उसकी तो शफाफियत हम सबको पता है कि ये हाउस के तो आप इस जवाब को बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं जो अभी राय आई सुप्रीम कोर्ट की, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को ये जिम्मेदारी मिली कि भाई आप लोगों ने शफाफियत को यकीनी बनाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, और इक़दाम करना और सीक्रेसी की हद का तयन करना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। तो क्या वाकई वक्त कम था या फिर इस वक्त में भी कुछ ना कुछ हो सकता था मजीद चीज़ों को बेहतर करने के लिए? देखिए, कुछ बहुत ज़्यादा बैलेट पेपर तो छपने नहीं थे, और दूसरा ये कि इससे पहले भी वर्कर्स पार्टी के आबद असम मिंटो साहब का केस था सुप्रीम कोर्ट में, उसके तहत भी जो आइन का आर्टिकल है 218 उसमें इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो इलेक्शन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है कि वो जस्टली, फेयरली और ट्रांसपेरेंटली इलेक्शंस का इनेकाद करे और हर किस्म की जो करप्ट प्रैक्टिसेस है उनका भी तदारक करे। तो वो तो हमें नजर आ रहा है कि जो है माजी में तो ऐसा नहीं हुआ। आज भी पता चल जाएगा जब नतीजे आएंगे कि जो है वो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन किस हद तक कामयाब हुआ है। दूसरी बात ये है कि जो आइन का आर्टिकल 59(2) है वो तजादात का मजबूआ है। उसमें देखिए, उसमें एक तरफ तो कहा गया है कि जो सियासी जमातें हैं उनकी जो मौजूदगी सूबाई असम्बलियों में और कौमी असम्बली में है, तो सेनेट में जो नशिस्तें हैं उस तनासब से जो है उनको जाएंगी, लेकिन उसके लिए फिर एक सीक्रेट बैलेट का भी बीच में डाल दिया है। तो ये कैसे मुमकिन है कि अगर सीक्रेट बैलेट भी हो और लेन देन भी हो वोटों की, और फिर हम समझें कि मुतनासिब नुमाइंदगी भी हो जाएगी, क्योंकि माजी में भी हुआ है और अब भी इस चीज़ का पूरा खतरा है कि सियासी जमातों के जो इसका हल जो है वो तो इस्लाहात ही है। लेकिन सर, अगर कंपेयर किया जाए 2018 के सेनेट के इलेक्शन को 2020 के इलेक्शन से, तो आपको क्या लगता है शफाफ ज्यादा कौन से थे? इस बार तो वीडियोस भी सामने आई, हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ही जो मेंबराने असम्बली थे उनकी वीडियोस सामने लेके आ गई या फिर सामने खुद से ही आ गई? नहीं, यकीनन मैं कह रहा हूँ इतने शफाफ हैं कि हमें कोई तबसरा करने की भी शायद जरूरत नहीं है कि कल मूसा गिलानी की वीडियो सामने आ गई है, फिर अभी नासिर शाह साहब की ऑडियो सामने आ चुकी है और बहुत सारे टीवी चैनल्स उसको दिखा रहे हैं। तो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनके बारे में किया जा सकता था कि जो काबिल शनाख्त जो बैलेट पेपर है वो हो सकता था अगर जो है वो मेंबरान का चुनाव जो है वो पार्टियों की। लेकिन वही बात है ना कि 2.5 साल से ये हुकूमत इक़्तिदार में है और ये सारी इस्लाहात और रिफॉर्म्स की बातें जो इलेक्शन को लेके हैं उस पर बर वक्त उस तरीके से काम नहीं किया गया। बिल्कुल इलेक्शन से पहले गए, अब सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और फिर राय जब आई कि वक्त बहुत कम था, कुछ हो ना पाया। खैर, अब देखते हैं आगे आने वाले वक्त में ये लोग क्या करते हैं इस हवाले से। उनके बातें तो सभी करते हैं जमहूरी इक़्तिदार की, जमहूरी इदारों को मजबूत करने की, लेकिन अमली तौर पर उस तरह काम नजर नहीं आता है। मैं सवाल करना चाह रही हूँ जमील आपसे,
जाहिर सी बात है, हम लोग इस वक्त मुमकिनात पर बात कर रहे हैं। 5 बजे से पहले तो नताइज जब तक नहीं आ जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन अगर हुकूमती जमात जीत जाती है या फिर वो अपने नंबर्स पूरे करने में जो डिजाइड नंबर्स हैं वो कामयाब हो जाते हैं, लेजिस्लेशन का अमल कितना आसान हो जाएगा, फिर जो मंजरनामा है वो क्या होगा? डेफिनेटली इसमें बड़ा फ़ायदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और क्योंकि हम तो यहाँ शहर इक़्तिदार में बैठे हैं, हमारे पास ख़बरें भी होती हैं और जो मुमकिन मुलाकातें रही हैं गुज़िश्ता दिनों में उनका भी हमें अहवाल पता होता है। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं अपने चैनल के थ्रू पब्लिक के साथ भी शेयर करना चाहूँगा। वो ये कि सेनेट इंतख़ाबात इनकी हो जाएगी और इस तरह से होगी कि कल को इनको लेजिस्लेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। गिलगित बल्तिस्तान पहले PTI के पास है, आज़ाद कश्मीर पहले जिस जमात के पास भी था, अब लग ये रहा है कि मार्च में इंतखाबात हो रहे हैं तो उसमें भी PTI अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली बना लेगी। अब PDM को क्या फ़ायदा होने जा रहा है? PDM का फ़ायदा हमने अपनी आंखों से देख लिया है। हमने अपनी आंखों से देख लिया कि जरदारी साहब की ज़मानत हो जाती है और नैब उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। 8 अरब रुपए ट्रांजैक्शन केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो रिलीफ मिल रहा है। फिर आपने देखा हमजा शहबाज शरीफ जो है उनको रिलीफ मिला। फिर शहबाज शरीफ साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए, आज उन्होंने वोट कास्ट किया। और उसके बाद फिर एक और बड़ी बात मरियम नवाज ने बोल दी कि उनको सर्जरी के लिए जाना है। तो 3-4 चीज़ें हैं। एक तो PDM को रिलीफ, PDM की लंदन यात्रा, PDM ज़मीनी इंतखाबात जीतेगी। आपने देखा, हमने देखा PDM ने मार्का मारा और हमें ऐसा लगा कि जैसे एकदम से चीज़ें एक टेबल टर्न हो गई हैं। तो ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें एक्सीडेंटल नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें बाय डिज़ाइन भी होती हैं। और इस हवाले से रूजवेल्ट ने, अमरीकी सदर थे, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा था। उन्होंने कहा था कि सियासत में अगर आपको कुछ चीज़ें बाई एक्सीडेंट होती हुई नजर आए तो आप समझिएगा कि आप अहमकाना जिंदगी गुजार रहे हैं। और फिर अगर ये सिचुएशन बनती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेनेट में अक्सरियत मिल जाती है तो ये याद रखिएगा कि इंतखाबात 2023 में होंगे, उससे पहले नहीं होता। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। शाहिदीन साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा। के हवाले से सरवत साहब भी बात कर रहे थे। आप समझते हैं कि जो जमातें हैं, चाहे वो अपोजिशन की जमातें हों, चाहे वो हुकूमती जमात हो या उनके इत्तेहादी हों, क्या वो इलेक्शन की शफाफियत के लिए जहनी तौर पर तैयार हैं? क्या वो प्रैक्टिकली चाहते भी हैं कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो? क्योंकि अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बातें कर रही है कि हम चाहते हैं और हमारे वोटर्स को खरीदा जाता है और वीडियोस भी सामने आती हैं, लेकिन यही कुछ बलूचिस्तान और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों मिलकर उसमें भरपूर हिस्सा लेते हैं। तो क्या जमातें जो है हमारी पॉलिटिकल, वो भी क्या चाहती हैं कि शफाफ इलेक्शन हो या फिर उनकी जानिब से ही विली मौजूद नहीं है? देखें, उस वक्त चाहती हैं जब वो खुद हुकूमत में होती हैं, लेकिन जब वो अपोजिशन में होती हैं तो वो ये नहीं चाहती। ये जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं ये गलत हैं। सबसे पहली बात जो अभी जमील कर रहे थे कि PTI किसी तरीके से अरेंज कर लेगी और जीत जाएगी और उसके बाद उसके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। मैं इस पे जमील से थोड़ा सा डिफ़र करूँगा, क्योंकि देखें, दो चीज़ें जहन में रखें। इस सेनेट की हफीज़ शेख की सीट या गिलानी साहब का इलेक्शन एक हदफ नहीं है। इसके बाद चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है। अगर हुकूमत अपने तमाम नंबर्स हासिल कर लेती है, बलूचिस्तान से उसे जितनी सीटें मिलनी हैं वो मिल जाती हैं, सिंध से जो उसको मिलनी है वो मिल जाती हैं, सारे नंबर्स इक्वल कर ले, तो उसको सिर्फ 2 वोटों की अक्सरियत मिलती है सेनेट में अपना चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन लाने के लिए। और फिर जब लेजिस्लेशन की बात होती है, जिस तरीके से आज लोग गायब हो रहे हैं और गैर हाजिर हो रहे हैं, लेजिस्लेशन के वक्त भी यही होता है। तो चीज़ें इतनी स्मूथ PTI के लिए इस मार्च के ऑनवर्ड्स भी नहीं होंगी। हाँ, PTI को एक बहुत बड़ा सबक ये ज़रूर मिला है कि पिछले 2.5 साल उन्होंने किसी किस्म की लेजिस्लेशन इस ग्राउंड पे नहीं की कि जी हमारे पास अक्सरियत नहीं है। अगर मार्च ऑनवर्ड्स उन्हें अक्सरियत मिल जाती है और फिर वो नहीं कर पाते तो फिर उनके लिए, चूंकि PDM, देखें, PDM को कोई रिलीफ नहीं मिला। अगर रिलीफ मिला है तो 2 बड़ी पार्टियों को मिला है। मेरी ओपिनियन में एक बार फिर मौलाना जो है बैठे हाथ मलते हुए दोनों बड़ी पार्टियों को देख रहे हैं और दोनों ने अपने मफादात के लिए मौलाना का बड़ा बेहतरीन, मौलाना समेत जो छोटी जमातें, अगर PDM इतनी ही यकजा होती, अगर जो PDM पोर्ट्रे कर रही है इस वक्त, अवामी नेशनल पार्टी बलूचिस्तान में जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद के साथ मिल के इलेक्शन लड़ रही है और 4 MPAs के साथ अपना एक सेनेटर लाने की कोशिश कर रही है। तो ANP को PDM के साथ होना चाहिए था, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितनी पॉलिटिकल गलतियां की हैं
कि बलूचिस्तान जहां पे बहुत आसानी से उनका जनरल सेनेटर आ सकता था, उन्होंने उसको टिकट देने लेने के मामले में अपना वो खराब कर लिया। अब सुनने में ये आ रहा है कि मुमकिन तौर पर अब्दुल कादिर जब जीतेंगे आज़ाद हैसियत में तो वो शमूलियत कर लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, मुमकिन तौर पर यह कहा जा रहा है। लेकिन देखें, जब आपके पास पॉलिटिकल माइंड्स नहीं होते हैं तो आपको पॉलिटिकल फैसले करने में मुश्किल होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला एक्सपीरियंस है, और चलें वो आज हफीज शेख साहब भी जीत जाते हैं, वो अपने नंबर्स भी पूरे कर लेते हैं। आगे मार्च के ऑनवर्ड्स उनके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि मजीद 2.5 साल उन्होंने क्या करना है। बिल्कुल आप ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सही, शायद साहब आपका पॉइंट आ गया। इस वक्त हमें ज़्यादा जुल्फ़िकार साहब कोयटा से ज्वाइन कर चुके हैं और ब्यूरो हेड ने पूरी सूरत हाल वहाँ की उनकी नज़र में होती है, उनकी तवज्जो होती है, तो उनसे भी जानेंगे वहाँ पर क्या माहौल है और उनकी क्या उम्मीद है और वो क्या उनका तज्जिया कहता है कि कौन मैदान मारने जा रहा है। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हसन साहब बताइए, फिर आप लोग सरप्राइज दे रहे हैं, अभी भी पुरुम्मीद हैं? हसन मुर्तज़ा साहब जी, आप पुरुम्मीद हैं, सरप्राइज दे रहे हैं फिर आज? बहुत शुक्रिया जी। देखें, सियासत में कोई सरप्राइज नहीं होता, कोई इस किस्म की अनहोनियां नहीं होती। आपके सामने है कि इस वक्त जो पीटीआई की हुकूमत है उनके पास असेंबली के अंदर एक अददी अक्सरियत हासिल है उनको, और उसमें अगर उनका कोई सेनेटर बन जाता है तो ये कोई होनी भी नहीं है, और अगर वो नहीं बन पाता तो ये पाकिस्तान की सियासत में कोई इतना वो सरप्राइज भी नहीं होगा। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि हमने जो सियासत का मयार यहाँ पर तय कर लिया है, जो हमने एक सियासत के अंदर एक इस किस्म के हमने माइलस्टोन बना लिए हैं कि ये अचीव हो जाएगा तो ये हो जाएगा। हमें तो चाहिए कि इस मुल्क की सियासत में बेहतरी लाने के लिए अपना किरदार अदा करें, इसमें गुड लेजिस्लेशन के हवाले से हम करें। आप अगर पीटीआई की लेजिस्लेशन को देखें तो तारीख में इतनी बदतरीन मिसाल आपको नहीं मिलती कि एक आप आईनी तरमीम करने जा रहे हैं और कभी आप सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते हैं, कभी आप सदारती ऑर्डिनेंस का सहारा लेते हैं, और इतनी बड़ी आप तब्दीली के लिए किसी पार्टी से पॉलिटिकल पार्टी का नहीं करते, किसी को ऑन बोर्ड नहीं लेते। तो ऐसे मसाइल पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। ये तो कोई बात भी नहीं है कि आज अगर उनके को 2 वोटों से या 3 वोटों से उनकी सेनेट में अक्सरियत हो जाएगी तो वो फिर बेहतर लेजिस्लेशन करना लग पड़ेंगे। मैं नहीं समझता कि इस तरह होगा। और जो पॉलिटिकल पार्टीज का इस टाइम तादाद है असेंबली के अंदर या मुझे तो समझ नहीं आ रही हसन मुर्तज़ा साहब, आप क्या बात कर रहे हैं और ये किस तरह बात कर रहे हैं। फिर वही बात आती है, आपकी बातें सुनने के बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी याद आता है, जिस पर आप लोगों ने बिल्कुल उस तरीके से अमल नहीं किया जिस तरह होना चाहिए था फिर इस मामले में स्पेशली। और सरप्राइज की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी कल से यूसुफ रज़ा गिलानी बार बार ये बोल रहे हैं, यहाँ तक कि सिंध असेंबली में आज मिठाइयाँ बट गई हैं कि भाई हम लोग जीत रहे हैं, उनको शिकस्त हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका हसन मुर्तज़ा साहब। जुल्फ़िकार साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा। बलूचिस्तान में इस वक्त अंदरूनी खबरें आपके पास क्या है, क्या कुछ हो रहा है बलूचिस्तान असेंबली में? बलूचिस्तान असेंबली से कुछ अपसेट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है या फिर स्मूथ सेलिंग वहां पर चल रही है? देखें, अपसेट तो कोई इस तरह दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अपसेट यही सबसे बड़ा है कि अब्दुल कादिर आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनकी तमाम मेंबरान जो हैं पीटीआई के वो उनकी हिमायत कर रहे हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी उनकी हिमायत कर रही है। और एक ऐसा लग रहा है कि अब्दुल कादिर साहब कोई बहुत ही सेनेट अपर हाउस के लिए नागज़ीर हैं, कोई ऐसा काम लेना चाहते हैं जो रूलिंग पार्टी बलूचिस्तान की है या वहाँ मुल्क की है पीटीआई, कोई ऐसा काम उससे लेना चाहते हैं कि जो नागज़ीर है और उनके बगैर कोई नहीं कर सकता, कि वो आज़ाद भी हैं और सारे हिमायत भी हैं। और इस हद तक कि मेरे ख्याल में कल ये भी एक अपसेट है कि सरदार ख़ान जो है वो सरदार यार मोहम्मद रिंद जो ऑर्गेनाइज़र भी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र भी हैं, सूबाई वज़ीर भी हैं, पीटीआई के भी हैं, अगर वो जीत जाते आज़ाद हैसियत में और वो शामिल भी हो जाते पीटीआई में, वही बेहतर होता। लेकिन उनको बिठा दिया गया है और अब लामाला जो है वो तमाम लोग जो है वो उनको वोट करेंगे। और दूसरी बात ये है कि 8 नशिस्तों पर अभी तक गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि 12 में से 8 नशिस्तें हमारी होगी। एक
एक एक जो है वो टेक्नोक्रेट, बल्कि टेक्नोक्रेट पे 2 पे वो समझते हैं कि हमें मिल जाएं, और जबकि ख़वातीन पर 1 और एक माइनॉरिटी की 1 ही सीट है, उस पर वो आ जाएंगे। देखते हैं फिर 5 बजे तक क्या फैसला होता है और क्या नताइज सामने आते हैं। और ये नताइज जो हैं, ये आगे वाले जो दिन हैं, आगे वाला जो टेन्योर है हुकूमत का, उसका आज के नताइज फैसला करेंगे काम किस तरह होना है, अगली हिकमत अमली क्या होगी, क्या लाहेमल, क्या प्लान सामने आएगा। मुझे सरवर साहब एक बात बताएं, क्योंकि बड़ी मेरे लिए हैरान कुन सी बात है। सबको पता है जो ये पीटीआई और नून लीग के आपस के ताल्लुकात हैं कि बिल्कुल दस्तों गिरेबां वाली सूरत हाल है कि एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी और बस कोई मौका छोड़ते नहीं है। ऐसे ताल्लुकात में पंजाब में इतनी अच्छी सेटलमेंट हो जाना कि बगैर इलेक्शन के मामलात सेटल हो जाना, क्या वहाँ पर मफाद की सियासत हुई है, हुआ क्या है? नहीं, यकीनन ये एक तो अफसोस की बात है कि जो इंतखाबी सिलसिला है, जो प्रोसेस है, इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो हमारे कवानीन है उसके मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए। ये तो एक हवाले से अगर देखा जाए तो ज़ाहिर है कुछ पीटीआई और पीएमएलएन जो मुल्की सतह पर और हर हवाले से एक दूसरे के दुश्मन लगते हैं अवाम को, लेकिन चुप चुपीते जो है वो बार्गेन करते हैं और पंजाब के जो सेनेटर्स हैं उनका चुनाव नहीं होने देते, और वो एक किस्म की बंदर बांट ही है जिसकी बना पर वो अपने सेनेटर्स इलेक्ट करवा लेते हैं। तो ये जो आप पहले शफाफियत की बात कर रहे थे, तो वो शफाफियत कहाँ है? क्योंकि अगर 59(2) जो आर्टिकल है आइन का, उसमें तो साफ लिखा है कि मुतनासिब नुमाइंदगी से उनके चुनाव होंगे, तो फिर ये आज़ाद उम्मीदवार कहाँ से आ जाते हैं? तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के आइन में और जो 2017 का इलेक्शन एक्ट सारी सियासी जमातें मिल के लेके आई, उन्होंने जो हमारे आइन के अंदर तजादात हैं इलेक्टोरल सिस्टम के लिहाज से और जो खामियां हैं उनको दूर करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, क्योंकि उन सब का ख्याल है कि अगर ये खामियां रहती हैं और ये वीकनेसेस उसमें रहती हैं तो हमें मैनिपुलेट करने में आसानी होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये इंतखाबी अमल, हम तो बहुत अरसे से कह रहे हैं कि सेनेट के इंतखाबात तो बराह रास्त होने चाहिए जैसे कि हमारे सूबाई और कौमी असम्बली के होते हैं। तो ये जो है कभी भी पसंद नहीं किया जाता दुनिया में जमहूरी ममालिक के अंदर कि जो अपोजिशन है और जो हुकूमती पार्टी है वो बैठ के मामला तय कर लें और आवाम को उस इंतखाबी अमल से जो है महरूम कर दें। पॉइंट आ गया आपका सरवर साहब। एक अहम खबर है, हम चाहेंगे कि वो नाजरीन के साथ शेयर करते चलें। अब्दुल गिलानी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है। गुफ्तगू में उनका कहना था कि जिन्होंने हमें वोट देने की यकीन दहानी करवाई है वो इंशाअल्लाह हमें वोट देंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीपी ने कभी भी वोट खरीदने की सियासत और हॉर्स ट्रेडिंग पर यकीन नहीं रखा है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम बयान के हवाले से। अब्दुल कादिर गिलानी की जानिब से ये बयान सामने आया है जो कि यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे हैं, और बयान में उनका यह कहना था कि जिन्होंने हमें वोट देने की यकीन दहानी करवाई है वो इंशाअल्लाह हमें जरूर वोट देंगे। उनका कहना क्या था आपको सुनवाते हैं। और ये भी बताएं कि जिन्होंने आपको यकीन दहानी कराई थी कि आपको वोट देंगे, क्या उन्होंने आज आपको वोट दिया? इंशाल्लाह वो जिन्होंने यकीन दहानी कराई है उन्होंने वो वोट देंगे, बिल्कुल हमें एतबार है उनको। अच्छा, तो कितनी तादाद होगी? तादाद कितनी है उनकी? गिलानी साहब जब भी थोड़ा सा इंतजार करें, वो अभी मेरे ख्याल में काउंटिंग भी शुरू होगी थोड़ी देर में, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो गिलानी साहब कहा जा रहा है कुछ वोट खरीदे गए हैं, तो कुछ लोगों को ये खरीदने की बात कहीं गिलानी साहब कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खरीद फरोख्त की सियासत पे और हॉर्स ट्रेडिंग पे नहीं रखा। बहुत शुक्रिया। अब्दुल कादिर गिलानी का क्या कहना था आपने सुना। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमें वोट देने की यकीन दहानी करवाई है वो इंशाअल्लाह हमें जरूर वोट देंगे। पीपी ने कभी भी वोट खरीदने की सियासत और हॉर्स ट्रेडिंग पर यकीन नहीं रखा है। शाहिदीन साहब, ये तो बात होगी अब्दुल कादिर गिलानी की, और उनका यही कहना है कि पीपल्स पार्टी ने कभी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की है, उन्होंने कभी वोट खरीदने पर यकीन नहीं रखा है। एनी हाउ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं बाद में बात करूंगा। मैं चाहूंगा कि पंजाब में जो कुछ हुआ है आपकी नजर में वो अनएक्सपेक्टेड था या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह का कुछ भी हो सकता है? क्योंकि जिस तरह की पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने खास तौर पर मरियम नवाज की जानिब से और मुस्लिम लीग नून का जो स्टैंड हमारे सामने मौजूद था, उसके बाद भी ये होना क्या आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था? मेरे लिए ये बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था, और इस केस ने जो पंजाब में हुआ इसने एक चीज़ साबित की है
कि नून लीग या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई नज़रिए की लड़ाई नहीं है। वोट को इज्जत दो का जो बयानिया है उसकी कोई लड़ाई नहीं है। अगर ये लड़ाई होती तो नून लीग रिस्क लेती, जो भी करती, इलेक्शन में जाती, सेटलमेंट ना करती। और आपको ये मानना पड़ेगा कि दोनों जमातों से जो बड़े सियासतदान हैं वो चौधरी परवेज़ लाई है। 10 सीटों के साथ ना सिर्फ वो हाउस के स्पीकर हैं बल्कि उन्होंने जहां उन्हें 53 वोट चाहिए थे उनके पास तकरीबन 43 वोट शॉर्ट थे और उन्होंने एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जिसके नतीजे में आज बिला मुकाबला हाउस ऑफ फेडरेशन के मेंबर हैं, सेनेटर बन चुके हैं या नोटिफाई होने वाले होंगे। तो देखें ये चौधरीज की जो इम्पोर्टेंस है पंजाब की सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में, वो हमें नजर आती है। पंजाब वाले मामले पर देखें पीडीएम के, जो मैंने आपसे इससे पहले बात की कि पीडीएम ही इंटैक्ट नहीं है। एएनपी की मैंने आपको मिसाल दी कि वो बलूचिस्तान में अपोजिशन के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने के बजाय हुक्मरान इत्तेहाद के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही है। बड़ा लार्जर गेम सेट किया था नून लीग 5-5 की अंडरस्टैंडिंग पर। मेरी इंफॉर्मेशन है कि पीपल्स पार्टी खुश नहीं है क्योंकि पीपल्स पार्टी सरप्राइज फैक्टर पे खेल के आगे गेम बनाना चाहती थी। अब आने वाले रिजल्ट्स क्या होंगे, फिलहाल पंजाब में तो जो है ना से पीपल्स पार्टी सरप्राइज दे रही थी, सिंध और केपी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे सरप्राइज फैक्टर के लिए। बलूचिस्तान में डाउट है, मैं अब भी ये शक जाहिर कर रहा हूं कि कुछ वोट्स रिजेक्ट अगर हुए तो मामला गड़बड़ हो सकता है। चले जमील, मैं आपसे अब ये सवाल करना चाह रही हूँ कि देखिए मैंने पहले भी कहा कि अभी तो नताइज आएंगे तो सूरत हाल क्लियर होगी, अभी तो मुमकिनात पे ही बात हो रही है। अगर तो हुकूमत पीछे रह जाती है और ऑपोजिशन आगे निकल जाती है तो सूरत हाल अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं। अगर ऑपोजिशन जीत गई तो आपको लगता है कि फिर अदम एतमाद वाली बात हो जाएगी, लॉन्ग मार्च की जरूरत भी पेश नहीं आएगी, हुकूमत के लिए सेटबैक होगा और सिर्फ कानूनी जवाब ही बचेगा हुकूमत के पास अपना टेन्योर पूरा करने के लिए? देखें 2.5 साल उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं, 2.5 साल और भी निकाल लेंगे। और ये सवालात मैं स्पीकर कौमी असम्बली से लेकर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान सबसे पूछ चुका हूँ। यहाँ पर ये मेरे ख्याल में इस वक्त इस पॉइंट पर जिस वक्त हम ट्रांसमिशन में बैठे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इलेक्शन कौन जीत रहा है। वो अंडरस्टैंडिंग के साथ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन एनालाइज करना ये इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आप दोनों ने सबसे पहले 1 घंटे में सवालात किए कि चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में एक चीज़ लिखी गई थी तो फिर उसके ऊपर अमल क्यों ना हुआ। अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 14 मई 2006 को हुआ था और उस वक्त मुशर्रफ साहब इक़्तिदार में थे और क्योंकि ये दोनों जमातें चाहती थी कि उस दौर में अगर सेनेटर्स बिक रहे थे या एमपीएज या एमएनएज बिक रहे थे तो उनको बिकने से रोका जाए और शो ऑफ हैंड के जरिए करवाया जाए। फिर आप ये देखिए 2006 के बाद 2 बड़े अदवारे हुकूमत गुजर गए, उसमें एक पीपल्स पार्टी का रहा और एक मियां नवाज शरीफ साहब का रहा। लेकिन इन दोनों अदवारे हुकूमत में किसी ने यह कोशिश नहीं की कि शो ऑफ हैंड के जरिए हो या ओपन बैलेटिंग के जरिए हो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता था। उनकी लड़ाई किससे थी? उससे थी जिसने उन दोनों को हाउस से बाहर निकाल के रखा हुआ था। अभी भी इन सारी जमातों की लड़ाई किससे है? जो नया हाउस में आया हुआ है। उसकी रीजन ये है कि आप देखिए कि गिलानी साहब वही शख्स हैं जिसके खिलाफ नाअहली की दरखास्त लेकर जाने वाले कौन थे? मियां साहब गए थे, पीएमएलएन वाले थे। तो आज गिलानी साहब उन्हीं के कैंडिडेट हैं। तो ये चीजें हमें रियलाइज कर लेनी चाहिए। और अभी शाहिद साहब कुछ देर पहले कह रहे थे कि लेजिस्लेशन के हवाले से मसाइल का सामना करना पड़ेगा, चेयरमैन सेनेट का इंतखाब। यार मैं तो इतना कहूंगा कि जब लेजिस्लेशन करनी होती है, जब आइन में तरमीम होनी होती है, तो नून लीग भी पीटीआई के साथ खड़े होकर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले के ऊपर आइन में तरमीम कर देती है। जब लेजिस्लेशन होना होती है तो हो जाती है। जब सादिक संदरानी जैसी शख्सियत को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर किसी एक साइड पे खड़ा करके उनको चेयरमैन सेनेट बनवाया जा सकता है तो पीटीआई किसी को भी चेयरमैन सेनेट बनवा लेगी। इस वक्त इंपॉर्टेंट ये है कि अब्दुल हफीज शेख साहब का मुकाबला है गिलानी साहब के साथ, और इस मुकाबले के अंदर 2 फरीक ऐसे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबले खड़े हैं। कोई भी जीत जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ इमरान खान साहब को पड़ेगा उनके मंशूर के ऊपर। अगर वो लेजिस्लेशन करने की पोजीशन में नहीं आते और अगर वो ठीक से, अब खास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के ऊपर जो उनने अश्योर करवाया था पब्लिक को कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर वो तमाम तरह इकदाम करेंगे, लूटी हुई रकम वापस लाएंगे, चोरों और लुटेरों को जेलों के अंदर डालेंगे, और अगर वो जो बार बार कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, उसके ऊपर नहीं अपना पूरा मिन्नोन अमल करा पाते तो ये उनकी सियासी शिकस्त होगी बहुत बड़ी। चले जुल्फिकार साहब, ये जो बात पॉइंट उठाया इसमें जमील फारूकी ने, लग रहा है कि पीटीआई इलेक्शन जीत जाएगी। चले आप ये कह रहे हैं कि जीत जाएगी, अगर जीत जाएगी मैं इसी को आगे लेकर चलती हूँ ना। फिर
शहजाद जुल्फ़िकार साहब, अगर पीटीआई जीत जाती है तो फिर जो इनका मंशूर है अकाउंटेबिलिटी को लेकर, करप्शन के खात्मे को लेकर, चीज़ों को ठीक करना, लूटा हुआ पैसा वापस लेकर आना, अभी जो कुछ इन्होंने किया उस पर इनको सुनना पड़ता है कि इंतकामी कार्रवाई है, विक्टिमाइज किया जा रहा है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, नैब के इदारे को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जब सारे लेजिस्लेशन के मामलात इनके हाथ में ही आ जाएंगे तो फिर वो किस तरह की लेजिस्लेशन होगी, उसकी क्या शक्ल होगी, सूरत हाल क्या बनेगी फिर आगे आने वाले दिनों में? देखें, लेजिस्लेशन की जो बात आप कर रही हैं, जाहिर है लेजिस्लेशन इस वक्त आर्डिनेंस उन्होंने जारी किया और सुप्रीम कोर्ट में गए, उनकी राय उन्होंने ली कि ओपन बैलेटिंग से ये होना चाहिए, सेनेट के इलेक्शन इसमें ख़रीदी फरोख्त को रोकना चाहिए। और आर्डिनेंस इसीलिए जारी किया गया कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, अगर मेजॉरिटी होती तो वो ले आते। लेकिन एक चीज़ हमें नहीं भूलना चाहिए कि कुछ अरसे से सियासत में मेरी अपनी राय है, अभी कोई दोस्त कह रहे थे कि कोई कौन जीते कौन ना जीते इस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत कुछ डिपेंड करता है इसी जीतने और हारने पर। इसलिए कि एक सियासत में अभी कुछ अरसे से एक वर्ड का इजाफा हुआ है, न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी जो है वो डस्का के इलेक्शन में एक थोड़ा सा नज़र आया, और न्यूट्रलिटी जो है इस दफ़ा अगर अपसेट हो जाता है तो बिल्कुल अगली सियासत पर, अगले जो चंद साल इस गवर्नमेंट के रह गए उस पर बहुत असर पड़ेगा। और शायद लॉन्ग मार्च की भी ज़रूरत उस वक्त तक ना पड़े, लेकिन अगर पड़े भी, अभी आपने ख़ुद भी देखा कि बहुत सी चीज़ें बहुत मोहतात हो गए। पीडीएम के जो रहनुमा हैं उनके अल्फाज के चुनाव में बहुत मोहतात हो गए। पहले वो प्राइम मिनिस्टर को कहते थे कि हमने तो आपसे बात ही नहीं करना, आप मैटर ही नहीं करते। अब तमाम तोपों का रुख जो है प्राइम मिनिस्टर की तरफ उनका है, तो बड़ा एक फ़र्क पड़ेगा। हालांकि जीतने के चांसेस जो हैं हफीज़ शेख के ज़्यादा हैं और जीतने के चांसेस यूसुफ रज़ा गिलानी के कम हैं, लेकिन अगर वो जीत जाते हैं, एक सियासत में सब कुछ जायज़ है, और वो उन लोगों को विन ओवर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा धचका होगा गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट जो है फिर आगे जो है बड़ी मुश्किल से जो है यूसुफ रज़ा गिलानी का जीतना गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा अपसेट होगा। शहजाद जुल्फ़िकार साहब, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिंध असम्बली में इस वक्त क्या गहमा गहम, वहां पर हमारे नुमाइंदे इरशाद संजरानी मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे हासिल कर लेते हैं। इरशाद, ओवर टू यू। सिंध असम्बली में सेनेट के इंतखाबात का मुकाबला जो 11 नशस्तों पर जारी है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब बोली से खुसूस गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं। मुर्तज़ा साहब, क्या कहें कौन जीत रहा है, और पीटीआई वाले धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं? मुझे नहीं समझ आता कि कैसे दोपहर को 1 बजे इनको पता चल गया कि धांधली हो रही है, क्योंकि अभी तक तो वोटिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक तो रिज़ल्ट सामने नहीं है, तो कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं? ये शो करता है कि इन लोगों को किस तरह के ख़तरात अपने लोगों से लाक हैं, और वो लोग इसलिए इनके साथ नहीं खड़े हुए कि उन लोगों को पता है कि पिछले 2.5-3 सालों में पीटीआई ने अपनी किसी कमिटमेंट को पूरा नहीं किया, किसी वादे को पूरा नहीं किया। इनकी बुरी परफॉर्मेंस जो है ना, वो इनके MPs को मजबूर कर रही है कि वो इमरान खान साहब की दी हुई ATMs को वोट ना दें, और इस तरह की अब वो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इलेक्शन का प्रोसेस अच्छे माहौल से चल रहा है, इलेक्शन करवा रही है, और इंशाल्लाह 5 बजे जो रिजल्ट आएगा वो पब्लिक के साथ शेयर कर। इंतखाबी अमल जो है मुझसे आप कहते हैं कि शफाफ तरीके से जारी है, पीटीआई के इल्ज़ामात को उन्होंने मुस्तरद किया है। जी ठीक है इरशाद, आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। सरवत साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। सरवत साहब, कहा जाता है कि जमहूरियत की जो रूह है वो सीक्रेट बैलेट के अंदर ही मौजूद है। ठीक, मैं आपके सामने भी, आपके पास भी आऊँगा। मैं चाहूँगा कि इंट्रोड्यूस करवा दूँ, हमारे साथ इस वक्त तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी भी मौजूद हैं। लियाकत शाहवानी साहब, आपका शुक्रिया। लेकिन मैं चाहूँगा सरवर साहब आपसे मैं सवाल कर लूँ, क्या समझते हैं आप, सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए ही वोटिंग होनी चाहिए? तरीक़ाकार आपकी नज़र में कौन सा बेहतर है? क्या शो ऑफ हैंड्स बेहतर है, या फिर जो पार्टी हेड्स हैं उनके पास ये सारा इख्तियार चले जाना चाहिए, वो जिसको भी सेनेटर मुंतखब करवाना चाहें वो बेहतर है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सीक्रेट बैलेट पूरी दुनिया में जहां पर बराह रास्त इंतखाबात होते हैं, जो इलेक्टोरेट हैं उनके लिए सीक्रेट बैलेट पूरी दुनिया में मौजूद है, और वही रहना चाहिए ताकि कोई प्रेशर ना पड़ सके, कोई उसकी इम्प्लीकेशंस, अगर मैंने किसी एक खास को दे दिया, दूसरा जो हारने वाला है या जीतने वाला है, मुझे वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, मुझे हरास कर सकता है। इसलिए सीक्रेट बैलेट जो है वो पूरी दुनिया के इंतखाबात में है। लेकिन उससे ऊपर जो है, अगर कोई MPA या MNA किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से वोट लेके आता है, तो वो दरअसल वोट तो डाला गया है उस पार्टी को,
और उस पार्टी को चूंकि वोट डाला गया है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फिर देखा जाए कि कौन सा सिस्टम बेहतर है, सीक्रेट बैलेटिंग बेहतर है या जो है वो बिल्कुल ओपन बैलेट हो। तो एक तो बात ये है कि हमारा जो पूरा आइन है उसमें प्रॉब्लम है। मैं ज़ाती तौर पर मेरा ये ख्याल है कि सेनेट के इंतखाबात में सीक्रेट बैलेट नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे MPAs और MNA जो है वो उस पार्टी के वोट बैंक की वजह से वहाँ पहुँचे हैं, इसलिए उनकी ऊपर लाजिम है। दूसरा ये कि माजी में हमने ये देखा है कि जिस पार्टी के प्लेटफॉर्म से वो इलेक्शन जीत के आते हैं, बाद में वो वोट किसी और को बेच देते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 59 के तहत तय कर देती कि जो इलेक्शंस हैं उनको पहली बात तो अगर इसको ना भी चेंज करते 226 को जो आर्टिकल है कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि सीक्रेट बैलेट से ही होगा, तो फिर दूसरा ये है कि जो 59 है जिसका मैंने पहले जिक्र किया, उसमें लिखा हुआ है कि जो मुतनासिब नुमाइंदगी से जो नशिस्तें हैं वो तकसीम हो जाएंगी, जैसे औरतों की मखसूस नशिस्तें हैं और अकलियतों की है, उसका तरीकाकार दूसरा है। तो एक अगर आप गौर करें तो लगता है कि पाकिस्तान के आइन में जो हमारे इंतखाबी निज़ाम है उसके बारे में वो तजादात से भरा हुआ है। उन तजादात को दूर करना बहुत ज़रूरी होगा, नहीं तो हमेशा हर सेनेट के इंतखाबात में पाकिस्तान के अवाम को जो हमारी सियासी एलीट है वो ये मैसेज देती है कि हम आपके वोटों के काबिल नहीं है। हम सियासतदान हर वक्त आपस में लड़ते हैं और जब हमारे मफादात खतरे में पड़ते हैं तो हम फौरन जैसे पंजाब में एक अलाइंस करके सीटें जो है उनकी बंदरबांट कर लेते हैं। तो मेरी नज़र में ये सिस्टम के अंदर, हमारे आइन के अंदर जो तजादात है इलेक्टोरल सिस्टम के हवाले से, उनको दूर किए बगैर बात बेहतर नहीं होगी। इसलिए आपको मालूम है पाकिस्तान की इस वक्त किसी भी असम्बली में, चाहे कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बली है, चूँकि हमारे यहाँ वोटर टर्नआउट 50+ से कम होता है, कोई भी ऐसा MNA नहीं है। 2% से ज़्यादा MNA जो हैं, तकरीबन 98% MNAs और MPAs के पास 20 और 25% पोल वोट के जो है उनके पास है, यानी कि वो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। सही, आपका पॉइंट आ गया। चलिए मैं लियाकत साहब आपकी तरफ बढ़ूंगी। लियाकत शहवानी साहब बताइएगा, अभी हम लोग यही बात कर रहे थे, इससे पहले सदर जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी पॉइंट रेज किया कि अब की बार इस इलेक्शन में जो कादिर साहब है उनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गई है। फिर यहाँ पर बाहर से आने वाले जो सरमायादार हैं वो पैसे लगाते रहे हैं, माजी में हमने देखा भी है। इतना महंगा वोट है यहाँ पर, मतलब 50 से 80 करोड़ में फ़रोख्त होता रहा है। तो ये इंपॉर्टेंस का बढ़ना कादिर साहब की और ये जो खरीदो फरोख्त का अमल है, आपको इस दफ़ा भी वैसे ही नज़र आया? मैं इस पर आपसे बात करूंगी। कहा खबर हमारे पास आ गई है, तारीख को बैलेट पेपर ज़ाया होने पर फौरी नया बैलेट पेपर जारी किया गया। शहरियार आफरीदी की दरखास्त के बावजूद नया बैलेट पेपर जारी करने से इनकार किया गया। शहरियार आफरीदी की जानिब से बार बार रहनुमाई तलब करने के बावजूद इलेक्शन कमीशन के एहलकारों ने उन्हें गाइड नहीं किया। गुलाम मुर्तज़ा से मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा बताइएगा, आसिफ अली जरदारी को तो नया बैलेट पेपर जारी कर दिया गया, क्या वजह है कि शहरियार आफरीदी की दरखास्त के बावजूद नया बैलेट पेपर जारी करने से इनकार सामने आता रहा? जी बिल्कुल, ये बताया गया है शहरियार आफरीदी की जानिब से कि उनके जो बैलेट पेपर था वो भी ज़ाया हो गया था और उन्होंने दरख्वास्त की उनसे कि हमें दोबारा नया बैलेट पेपर जारी किया जाए, लेकिन उन्हें कहा गया कि अभी हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। जबकि सदर आसिफ अली जरदारी साबिक सदर जो है वो आए तो उनकी हाथों की कपाहट की वजह से उनसे भी मोहर गलत जगह पे लगी। कहा कि यार ये जो है वो दोबारा मुझे बैलेट पेपर दिया जाए, तो उन्हें इमीडिएटली बगैर किसी इजाज़त के फौरी तौर पर उन्हें वो बैलेट पेपर जो था वो जारी कर दिया गया। तो ये थोड़ा सा मामला जो है वो वहाँ पे नोटिस में लाए हैं, शहरियार आफरीदी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नोटिस में भी लाए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी नोटिस में ला दिया गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा। अब आपसे हम इस हवाले से मज़ीद भी बात करते रहेंगे। अच्छा, मेरा लियाकत साहब आपसे ये सवाल था कि एक तो कादिर साहब की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों बढ़ गई, और दूसरा वैसे तो माजी में भी हमने देखा है कि यहाँ पर बाजार हमेशा गर्म रहा है, सरमायाकार आते रहे हैं, कैंप लगाते रहे हैं और पैसा चलता रहा है, और इतना महंगा वोट भी यहाँ पर, एक वोट इतना महंगा है। इस दफ़ा भी यही सूरत हाल रही है? जी, पहली बात तो ये कि कादिर साहब की जो अहमियत बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। उनका वही अहमियत है जो दीगर कैंडिडेट्स का है।
सिर्फ वो मीडिया में लाइमलाइट में इसलिए आ गए कि पीटीआई ने उनको टिकट अलॉट किया और बलूचिस्तान चैप्टर पीटीआई ने इस बात पे इख्तिलाफ करते हुए कि कादिर साहब न्यू कमर है पार्टी में, यहाँ के वर्कर उसको नहीं जानते, और पार्टी ने जो डेमोक्रेटिक नॉर्म है उसको देखते हुए अपने वर्कर के जो मुतालबात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए उनका जो टिकट है उसको विड्रा किया। लेकिन चूंकि बलूचिस्तान आवामी पार्टी की भी इत्यादी के साथ ही तो पीटीआई ने अपना सपोर्ट तो विड्रा किया, बलूचिस्तान आवामी पार्टी ने विड्रा नहीं किया और उनका जो सपोर्ट है वो कंटिन्यू है। और कादिर साहब की वही अहमियत है जो हमारे दीगर कैंडिडेट्स के सब हमारे काबिल एहतराम है। पास्ट में यकीनन जो आज़ाद उम्मीदवार आते रहे हैं, दीगर सूबों से आते रहे हैं, पैसे लगाते रहे हैं, पैसे के बिल बोते पे वोट लेते रहे हैं, ये स्टेटमेटिक प्रैक्टिस बलूचिस्तान और फाटा में ज्यादा रहा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे कम निशस्तों से सेनेटर आप मुंतखब होते हैं। बलूचिस्तान में 8 वोट जिसने मैनेज किए वो सेनेटर बन सकता है। फाटा में उस वक्त मेरे ख्याल में 2-3 निशस्तें मैनेज करना होता था, जबकि पंजाब में ज्यादा निशस्तें आपको चाहिए, सिंध और केपी में। तो यही वजह कुछ नहीं है, एक कैंडिडेट सितारा ऐसा। ठीक है लियाकत साहब आपकी तरफ वापस आती हूँ। मुझे बताइएगा शाहिद साहब, क्योंकि आप वहाँ की सूरत हाल को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, आप यकीनी तौर पर लियाकत साहब से बिल्कुल क्रॉस क्वेश्चनिंग भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो हम लोग सुनते आए कि जनाब बाहर से लोग आते हैं, हमेशा बलूचिस्तान को इस्तेमाल किया जाता रहा है, आते हैं, पैसा लगाते हैं और वोट खरीदते हैं, सेनेटर बन जाते हैं, मतलब ये सारी सूरत हाल वहाँ पर रही और ये सूबा हमेशा एहसास महरूमी का शिकारी रहा है। लोग मुंतखब होने के बाद सेनेटर कहते थे हम दौरे करेंगे, तरक्याती काम करवाएंगे, पूरे 3 सालों में ना वो दौरा करते हैं ना वो काम करवाते हैं। ऐसा ही है, इस दफ़ा भी कुछ ऐसे लोगों को ही मंजूर नज़र रखा गया। देखें, एक चीज़ जो लियाकत ने बात की, लियाकत खुद एक अच्छे सियासी कारकुन रहे हैं और ग्रास रूट की पॉलिटिक्स की, और साथ साथ पॉलिटिक्स के वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने सियासत को पढ़ा भी है। लियाकत मुझे सिर्फ इतना बताएं कि कादिर की पॉलिटिकल स्ट्रगल क्या है, चाहे वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, या फिर बलूचिस्तान की आवाम के लिए। सियासत में आना हर आदमी का हक है, एक दिन पहले भी आ सकता है, लेकिन जो बात वो कर रहे हैं कि उन्हें मीडिया में, लाइमलाइट में देखें, ये सारी चीज़ें उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ ने की हैं, किसी आम आदमी ने नहीं की। इस वक्त जो सूरत हाल है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने ठीक मासिवा अब्दुल कादिर के जो कैंडिडेट्स मैदान में उतारे, सितारा अयाज को उन्होंने टिकट दिया, हालांकि उनकी इस वक्त जमात केपीके में मौजूद है, उस पर रिजाइनमेंट आई, उन्हें विड्रॉ करना पड़ा और वो विड्रॉ हुई। देखें, ओवरऑल बीएपी के जो कैंडिडेट्स अगर हम देखते हैं तो उन सबका ताल्लुक बीएपी से भी है, बलूचिस्तान से भी है। माजी में सबसे पहले ये होता था, बलूचिस्तान में आउटसाइडर्स आके सेनेट का इलेक्शन लड़ते थे, उसके बाद इलेक्टेबल्स ने उनकी जगह ली। आजकल ठेकेदार और बिलियनर्स जो है ना, वो उनकी जगह ले रहे हैं, और ये चीज जो है बलूचिस्तान के लिए ओवरऑल कोई अच्छा नेकनामी की बात नहीं है। जो शहजादा साहब ने भी बात की थी, मैं लियाकत से पूछना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा काम है जो हुक्मरान इत्तेहाद अब्दुल कादिर से लेना चाहता है सेनेट में, जिसके लिए इतना कुछ हुआ है? अच्छा, मैं चाहूंगी कि आपके सवाल का जवाब लियाकत साहब थोड़ा सा जरा अगर आप रुक के दें। जमील फारूकी शायद कुछ हमसे इजाजत लेना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि लास्ट कमेंट्स उनसे ले लिए जाएं। तो जमील, मुझे ये बताएं कि अब फाइनली आपको क्या लग रहा है, 5 बजे के बाद कौन किसको मिठाई खिला रहा होगा? प्रेडिक्शन हो जाती है, लेकिन एनालिसिस की बात करें तो आई थिंक पीटीआई मार्जिनली कुछ नशिस्तें ले जाएगी और उनकी अक्सरियत हो जाएगी, और जो पीडीएम वाले शोर मचा रहे हैं उनका शोर मचाना अपनी जगह रहेगा। फिर वही वावेला होगा, शोरो गोगा होगा। एक कमेंट शहजादा साहब ने कहा न्यूट्रलिटी के ऊपर, तो हमें ज़रा लेमैन लेंस को उतार कर जर्नलिस्टिक लेंस पहनकर देखना चाहिए। ये नैरेटिव ही होता है जो जज करने के लिए कि अगर 2 नशिस्तों से कहीं कोई जीतता है तो कल को कहीं से अगर वो कहीं हारता है तो ये रोना ना रोए कि जो मैं हारा हूं तो वो मेरी हार क्यों हुई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जीती हुई नशिस्तों पे तो ठीक काम कर रहा था। यही कुछ सेनेट के इंतखाबात में भी होगा, कुछ लोग रो रहे होंगे, कुछ हंस रहे होंगे। एट द एंड ऑफ द डे अगर किसी को इसमें फायदा नजर आता है, अगर पीटीआई जीतती है, तो पीटीआई के पास एक मार्जिनल चॉइस होगी कि वो रिफॉर्म्स के लिए बेस सेट कर सकें। अगर रिफॉर्म्स के लिए वो अगले 2.5 साल में बेस भी सेट नहीं करते तो 2023 के लिए कोशिश करना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया जमील फारूकी साहब, आपके वक्त का। लियाकत शाहवानी साहब, आप चाहूंगा शाहिद साहब ने भी, जी बिल्कुल, शाहिद साहब ने आपके सामने जो सवालात रखे हैं, अगर आप उनके जवाब देने चाहें। जी, शाहिदुद्दीन साहब मेरे भाई हैं, उन्होंने जो पॉजिटिव रिमार्क मेरे हवाले से पास किए, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने मुझे पॉलिटिकल वर्कर कहा, इसी तरह शाहिदुद्दीन भी एक जर्नलिस्ट हैं हमारे बलूचिस्तान के, पान के, वो भी बिल्कुल ग्रास रूट से
वो स्ट्रगल करते आए हैं और उन्होंने अपना मकाम पैदा किया है। उनका जो क्वेश्चन है बेसिकली, अगर एक शख्स के से अटकर जनरलाइज टर्म इंटेलेक्चुअली उसको देखा जाए, देखिए उन्होंने पैसों की बात की या सरमायादाराना निजाम की बात की। अनफॉर्चुनेटली दुनिया में लिबरल डेमोक्रेसी तो यही मॉडल मौजूद है। 1991 के बाद सोवियत यूनियन के तहरीर होने के बाद जो सोशलिस्ट मॉडल है वो तो अब नहीं रहा, और पूरी दुनिया में अब ट्रम्प अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे, वो बड़े थे, लेकिन वहां के कानून ने उसको इलेक्शन कंटेस्ट करने से नहीं रोका, ना आईन पाकिस्तान किसी को रोकता है। और ये बड़ा आइडियल होता है कि लोअर मिडिल क्लास के लोग जो है वो पॉलिटिक्स में आए, और खासतौर सेनेट में इंटेलेक्चुअल्स लोगों को जाना चाहिए। टेक्नोक्रेट्स का जो क्राइटेरिया रखा है उसकी वजह भी यही है। लेकिन ये है कि हमारे पाकिस्तान में से आप जनरल इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, इवन लोकल बॉडीज तक भी आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। गो कि इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें एक लिमिट है, बहुत एक छोटा सर्टेन लिमिट है, उससे ज्यादा पैसे नहीं लगा सकते, लेकिन लोग लगाते हैं। काश वो दिन आए कि मेरे और शायद की ख्वाहिश पे पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास पॉलिटिक्स है, जो वर्कर क्लास पॉलिटिक्स है, वो आगे बढ़े। और उसके लिए बेहतर तरीका फिर यही होगा कि प्रोपोर्शनल जो सिस्टम है इलेक्टोरल वो आपको राइज करना होगा, जैसे स्कैंडिनेविया में है, जर्मनी में है, जहां पे पार्टी को वोट पड़ता है, इलेक्टेबल को वोट नहीं पड़ता। तो इसके लिए कोशिश आप करेंगे शिवानी साहब? अब इसके लिए कोशिश भी कहीं ना कहीं से तो शुरू होगी ना? क्या बलूचिस्तान हुकूमत से या आप बतौर हुकूमती इत्तेहादी कुछ कोशिश करने का भी इरादा रखते हैं इस हवाले से? 100%। अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कोशिश उन्होंने किया ओपन बैलेट की, हमने उसको सपोर्ट किया। उन्होंने जो अमेंडमेंट बिल टेबल किया, इस सब से हमने उसको सपोर्ट किया। और अब भी मैं कहता हूँ कि आज के बाद अगेन कल से ही इलेक्टोरल रिफॉर्म चले ठीक है हो जाना चाहिए। सही, चले इस वक्त 340 अरकान की जानिब से कर दिया गया है, और जनाब बड़ा तेजी के साथ अब एकदम ये अमल कुछ तेज हुआ है। पहले 250 थे, उनको काफी टाइम लगा, लेकिन अब 3:02 घंटे का मजीद वक्त बाकी रह गया है। तो 340 अरकान है जिनकी जानिब से वोट कास्ट कर दिया गया है। अभी किसके हक में किया गया है, 5 बजे के बाद पता चलेगा। जी बिल्कुल 5 बजे। आजिज दामरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। आजिज साहब, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि सेनेट इलेक्शन में कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पैसे चलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पैसे के चलने को रोकने के लिए क्या क्या इकदाम करने का इरादा रखती है? ये चले सेनेट के इलेक्शन अभी हो जाएंगे, तो इरादा किया था वो उसको पूरा भी नहीं किया। 2015 में नून लीग ने भी इरादा किया था, वो भी पूरा नहीं हो पाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अभी इरादा रखती थी, उसमें भी कोई उनकी जानिब से उनकी मदद नहीं की गई ऑपोजिशन की जानिब से। देखें, आपने बड़ा बुनियादी सवाल किया है कि जो आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो ये सिर्फ सेनेट के इलेक्शन के हवाले से नहीं, बुनियादी तौर पर हमारा जो सीओडी का जो सिग्नेचर किया था हमने वो इस पॉइंट पे किया था कि हमें ये चीज़ें अचीव करनी है। बहुत सारी अचीवमेंट हुई, 18th अमेंडमेंट हुई, उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट हुई, और जिसकी वजह से जो 5 साल का मैंडेट था जिसको काली ज़रब लगती थी ऐवान सदर से, उसको ब्लॉक किया। और भी काम करने थे जो उस टाइम ड्यू टाइमिंग पे नहीं हो सके, आगे चल के बिल्कुल करना है। हम बेसिकली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के खिलाफ नहीं हैं, हम पाबंद हैं, क्योंकि हमने सीओडी में ये बात कमिटमेंट की हुई है। मगर अब जो हुकूमत ने ये शुरू की थी वो सिर्फ मुनाफकत की बुनियाद पर थी, और जिसकी दुश्वारियां हुकूमत को ये पूरी कौम देख रही थी कि उनको टिकटें अपने चमक पे बुनियाद पर बांटनी थी। मैंने कह रहा उनकी अपनी पार्टी के अंदर से ये आवाज़ें आ रही थी। तो बादशाह सलामत का ख्याल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम कह रहे थे कि आपके ड्यू टाइमिंग के मुताबिक आप तमाम स्टेक होल्डर जो असेंबली में मौजूद हैं सबसे बात करनी पड़ेगी, चाहे किस पार्टी की सीट 2 क्यों ना हो असेंबली के अंदर। आजिज साहब, बात असल में अब ये है, क्योंकि ये जब बिल ठीक है, मुझे अब ये बताएं कि देखिए हम तो अब जाहिर सी बात है नताइज आएंगे तो सूरत हाल वाज़े होगी। अभी तो पॉसिबिलिटीज पर बात हो रही है ना, आप लोग जीत भी सकते हैं, आप लोग हार भी सकते हैं। भले आप लोग ये दावा करें कि आप लोग जीत चुके हैं या शिकस्त खा गई पीटीआई हुकूमत, अगर आप लोग हार गए और अगर आप लोगों ने ये बोला कि वोटों की खरीदो फरोख्त हुई है, तो फिर आप अपना मुकदमा लेकर कहाँ जाएंगे? क्योंकि ओपन बैलेटिंग के मामले में आप लोगों ने मुखालिफत की, आप लोगों ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप जाहिर सी बात है आपको इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करना पड़ेगा। मैं इस पर जवाब आपसे लूंगी। अहम खबर हमारे पास आई है, जमात इस्लामी के रुकने असेंबली मौलाना अब्दुल, मैं आपकी तरफ आऊंगी वापस। आज साहब थोड़ा सा रुकिएगा, एक अहम खबर है। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली सेनेट इलेक्शन में वोट नहीं डाल रहे हैं, और मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं। ज़राए जमात इस्लामी सेहत में गैर जानिबदार रहेगी, और बताया जा रहा है कि 2018 के इलेक्शन में मुत्तहिदा मजलिस अमल की टिकट पर इलेक्शन लड़ा, वोट नहीं दूंगा, अपना वोट
अपने पास रखूंगा, नहीं वोट डालूंगा। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली की जानिब से फैसला कर लिया गया है कि जमात इस्लामी सिंध और विफाक में गैर जानिबदार रहेगी। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से। जमात इस्लामी के रुकन मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली सेनेट इलेक्शन में वोट नहीं डालेंगे। आपको मजीद बताएं कि ज़राए का बताना है कि मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं। सिद्दीक साजिद से इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। सिद्दीक, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, अभी चूंकि पोलिंग का वक्त खत्म होने में तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा का वक्त रहता है लेकिन सिर्फ एक वोट की वजह से आप कहा कि हम उनका इंतजार करेंगे, गो के वो ऐलान कर चुके हैं अब्दुल अकबर चित्राली। वो वैसे तो मुतहदा मजलिस अमर के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े थे और 15 सीटें हैं जो मुतहदा मजलिस अमर की है, जिसमें 14 जगह फेंक है, एक जमात इस्लामी की और जमात इस्लामी की अब्दुल अकबर चित्राली। वो किसी को वोट तो नहीं उन्होंने देने का ऐलान किया और इसी वजह से ने आपसे थोड़ी देर पहले अनाउंस किया कि 341 के ऐवान में से 340 जो वोट हैं वो कास्ट हो चुके हैं और ऑलमोस्ट ये तकरीबन कोई आज जो टर्न आउट रहा है वो तकरीबन कोई 100% ही है और अब सिर्फ उनका इंतजार किया जाएगा। अदरवाइज तो पोलिंग एजेंट थे दोनों उम्मीदवारों के क्या वोटिंग मुकम्मल हो गई है फिर आपके ख्याल में? नहीं, वोटिंग हम कह नहीं सकते, क्योंकि टेक्निकल बुनियादों पे ये बात कही नहीं जा सकती, एक वोट रहता है, अदरवाइज तो वोटिंग मुकम्मल ही है। लेकिन चूंकि अगर वो आ जाएं या हालांकि वो पेशावर में मौजूद है, लेकिन जाहिर सी बात है 5 बजे तक का मेरा ख्याल है वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक मुकर्ररा वक्त है उसको उस तक तो इंतजार किया जाएगा। ठीक है सिद्दीक साजिद, आपसे मजीद भी हम जानते रहेंगे। और ये चित्राली साहब है, मौलाना साहब है, जिन्होंने ये ऐलान किया कि गैर जानिबदार रहेंगे और उन्होंने अपना वोट महफूज रखा है, वोट वो नहीं डाल रहे हैं। मैं आज साहब आपसे ये सवाल करी थी कि अगर आप लोग हार गए, PDM हार गई, तो फिर क्या आप लोगों की पोजीशन होगी? आप लोगों के पास कौन सा ऐसा वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा जो आप लेकर जाएंगे और अपना मुकदमा लड़ेंगे? क्योंकि आप लोगों ने तो बोल दिया था कि ओपन बैलेटिंग नहीं होनी चाहिए और सारी जिम्मेदारी तो अब इलेक्शन कमीशन पे ही थी। आजिज साहब, आजिज धामरा साहब से हम लोग बात करेंगे, तो उनसे शायद उन तक हमारी आवाज़ उस तरह नहीं पहुंच पा रही है। तो लियाकत शाहवानी साहब भी हमारे साथ। लियाकत साहब, फिर अभी ये बलोचिस्तान में ये रिवायत रही है कि यहाँ पर चूँकि वोटों की तादाद कम है तो लिहाजा यहाँ पर ख़रीदने में भी आसानी होती है। तो आप लोगों ने इस दफ़ा जो सारी सूरत हाल देखी है, कैंपेनिंग चली है, आपको लगता है कि फिर से वही सूरत हाल? देखें, सारी जमातें बात करती हैं जमहूरी इक़दार की और जमहूरियत की और पैसा ना चले। हुकूमत ने नेक नियति के साथ कोशिश भी की, लेकिन वो एक अलग। जी क्या आजिज साहब, क्या सवाल है आपका? जी, लियाकत शाहवानी साहब की जानिब। जहाँ साहब आप असल में क्योंकि सवाल कर दिया गया है तो मैं चाहूँगा कि लियाकत शाहवानी साहब आप ही इस बात का जवाब दें कि हमने देखा है कि बलूचिस्तान जो है उस हवाले से तो हर वक्त ही, बल्कि हमने देखा बलूचिस्तान के इलेक्शन हो, सेनेट इलेक्शन हो, तो वहाँ पर पैसा बहुत चलता है, तो उसके तदारुक के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? इसका तदारुक जो है इस दफा हमने कर लिया है, इस रवायत को हमने इस दफा दफन कर लिया है। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान जाग कमाल साहब तमाम सूरत-ए-हाल के खुद सुपरवाइज कर रहे थे, खुद निगरानी कर रहे थे। ये अमल यहाँ पे शुरू हो जाता था लेन देन का कैंडिडेट्स के प्रपोज करने और सेकेंडरी बनने पे, यानी तजवीज़ तायद कुनिंदा जो मरल है यहाँ पे साइन करने के भी MPs पैसे देते थे। इस दफा हमने किया कि जो कैंडिडेट कहेगा उसी कैंडिडेट को अपने तजवीज़ तायद करना है, उसी के फॉर्म साइन करना है, उसी के साथ इलेक्शन कमीशन जाना है। उसके अलावा आपने किसी गए डॉक्यूमेंट्स, नॉमिनेशन पेपर साइन करने ही नहीं है। एक तो इसको हमने मेक श्योर किया। चलें, ये बहुत अच्छी बात है और हम आगे के लिए भी ये तवक्को करते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है और डिजायर्ड नंबर अपने पूरे कर लेती है, अक्सरियत उनकी सेनेट में हो, तो फिर आप लोग आगे आने वाले वक्त में लेजिस्लेशन करेंगे, तरमीम के जरिए रिफॉर्म्स लेके आएंगे, ताकि जाहिर सी बात है पार्लियामेंट में बहस के जरिए तरमीम लाकर इस मामले को हल होना चाहिए, ताकि रिगिंग और उसने खरीद लिया, इसने खरीद लिया, चीज़ को खत्म होना चाहिए। खैर, सबसे बड़ा इलेक्शन आज हो रहा है जनाब, सिंबल ऑफ फेडरेशन है, अपर हाउस है, वाने बाला है, जहां पर ये इलेक्शन हो रहा है और पोलिंग का अमल जारी है, ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है। तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। छोटा सा न्यूज़ ब्रेक लेंगे, जिसके बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।